हाय एंड हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 जो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उतना ही मज़ेदार तरीके से हम इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक को समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। रिसोर्सेस हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में सारी जो चीज़ें अवेलेबल है उनको हम रिसोर्सेस बोल सकते हैं, अगर उनको हम यूज़ करके हम अपने ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। करेक्ट है। जैसे विंड एनर्जी हो गया, मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल्स हो गया, इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं? अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? रिसोर्सेस। परंतु अगर ये रिसोर्सेस तभी कहलाएंगे जब ये टेक्नोलॉजिकली असेसेबल है, समझ गए, इकोनॉमिकली फीजिबल है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल है। अगर ये तीनों हैं तभी वो हमारे लिए रिसोर्स है, तभी हमारे ज़रूरत को पूरा कर रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। अगर इस यंग बॉय को भूख लगी है और उनके सामने कोई आदमी आया, बोला भूख लगी है ना, जाओ इस कोकोनट ट्री पे जाओ और बस तोड़ो और खा लो, तो क्या ये सही है? ये क्या कोकोनट ट्री और जो फ्रूट है क्या इनके लिए रिसोर्स के रूप में कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, इनके लिए रिसोर्स नहीं होगा। ये जो हमारे जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, इनको क्या चाहिए? वाटर, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी है। इनको क्या बोलते हैं लोग? क्यों परेशान हो रहे हो, समुद्र है ना, जाओ ना पानी ले लो, मजे करो, पी लो, जो करना है कर लो। तो क्या इस समुद्र का पानी इनके लिए रिसोर्स होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए, ये जो कोकोनट ट्री है इसको कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि इनके पास तो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है, इनके हाथ में देखिए फॉर्क है, स्पून है, तो क्या इससे कोकोनट ट्री पे चढ़ के तोड़ सकते हैं क्या? ये जो बच्चा आपको दिख रहा है बकेट में जिनको पानी चाहिए, क्या समुद्र के पानी को यूज करके अपना ज़रूरत को पूरा कर सकता है? क्या वो आप अपना प्यास बुझा सकता है? क्या अपने जानवरों को पानी पिला सकता है? नहीं। मगर आप समझिए कि अगर हम टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाते हैं, जैसे एक क्रेन एक आ जाएगी जो इनके कोकोनट ट्री के ऊपर इनको लेके जाएगा और ये आराम से तोड़ सकते हैं, तो समझिए, तो इनके लिए कोकोनट ट्री और उसका फ्रूट इनके लिए रिसोर्स हो गया। सेम टर्म में जो गांव वाले हैं, जो विलेजर्स हैं, जिनको वाटर चाहिए था, अगर गवर्नमेंट वहाँ पे एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगा देती है जो कि सी वाटर को कन्वर्ट करके फ्रेश वाटर बना देता है, तो इनके लिए रिसोर्स हो गई। समझ गए ना? समझ गए? ओके। अब समझिए हमारे नेचर में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। मिनरल्स हो गए, सो मेनी थिंग्स, वाटर, फॉरेस्ट, ठीक है। परंतु जो भी हमारे सामक्ष है, जो हमारे सामने, जो हम देख पा रहे हैं, जो हमें मिलता है, ठीक है, अगर उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करके और एक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अगर आप परिवर्तित करेंगे और यूजेबल कंडीशन में बनाएंगे, तब वो आपके लिए क्या होगी? रिसोर्स होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने एक मिनरल डाला है जो बेसिकली क्या है? बॉक्साइट है, एल्युमिनियम का मिनरल है, ठीक है, एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है, बॉक्साइट है। बॉक्साइट को अगर एल्युमिनियम में कन्वर्ट करना है तो आपको टेक्नोलॉजी यूज करना होगा और आपको इंस्टीट्यूशंस एक चाहिए होगा, जैसे नालको है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो क्या है, ये जब तीनों मिल गया, तीनों मिलने के बाद क्या बन गया? जो बॉक्साइट जो ओर था वो क्या में कन्वर्ट हो गई? एल्युमिनियम शीट्स में। करेक्ट, ठीक है। बट ये जो पूरा जो प्रोसेस है, इसमें सबसे सेंटर में कौन है? आदमी, उसका दिमाग, उसका ब्रेन, उसी को पता है कि ये किस चीज़ का ओर है और इसे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होगी। उसने टेक्नोलॉजी भी बनाई है, चाहे क्यों ना उस रोबोट इसको कर रहा हो, परंतु उसने ही तो रोबोट बनाई है। इंस्टीट्यूशंस को कौन चलाता है? ह्यूमन बीइंग। करेक्ट ना? सो कुल मिला के आप देखेंगे, जो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस को एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे आप रखते हैं, 3 कोने पे आप रखते हैं और बीच में ह्यूमन बीइंग को रखते हैं और ये तीनों से इंटरेक्ट करेगा, तो हमारा जो हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें वो क्या बन जाएंगी? रिसोर्सेस बन जाएंगी। राइट। अब चलिए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। कैसे कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकरण कैसे कैसे करते हैं रिसोर्सेस का? एक बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, एक हो गया बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एक हो गया बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हम पहला देखते हैं क्या बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे जो रिसोर्सेस हैं उनको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। आपने पिछले क्लासेस में भी ये पढ़े हैं, ठीक है। बायोटिक के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? प्लांट, बैक्टीरिया, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स। करेक्ट।
यानी कि जो बायोटिक है, सिंपल इसका मतलब है उसमें लाइफ है, ठीक है, उसका दिल धड़कता है। समझ गए ना, सब में लाइफ है ना, प्लांट में लाइफ है, बैक्टीरिया में लाइफ है, एनिमल में लाइफ है, ह्यूमन में लाइफ है, सब में लाइफ है ना। सो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होगी? जिसमें लाइफ है, करेक्ट। अबायोटिक में क्या, जैसे मैंने आपको मिनरल दिखलाया था, मैंने मेटल यहाँ पर दिखला रहा हूँ, ठीक है, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, इनमें लाइफ नहीं है, तो ये क्या हो गए? अबायोटिक रिसोर्सेस हो गए। क्लियर है? एक में लाइफ है, बायोटिक में लाइफ है, और अबायोटिक में लाइफ नहीं है, ठीक है। अब दूसरा बेसिस हमारा क्या था? बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। इसमें समझिएगा, एक होता है रीन्यूएबल, जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है? नॉन रीन्यूएबल, जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं। अब रीन्यूएबल में भी ध्यान दीजिएगा, एक कंटिन्यूअस होता है, दूसरा बायोलॉजिकल होता है। रीन्यूएबल में भी कंटिन्यूअस का हम एग्जांपल बता सकते हैं आप, जैसे सोलर हो गया, विंड पावर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जो कंटिन्यूअस रीन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, एक तरह से फ्लो हैं, करेक्ट ना, एक फ्लो इनका बना हुआ रहता है। जैसे सोलर एनर्जी का फ्लो बना हुआ था, हर दिन सूरज उगती है, हमें सोलर एनर्जी मिलती है, हवा हमेशा चलती है, वहाँ पे अभी आपको टैप करना है विंड मिल बना के, करेक्ट ना, उसको एनर्जी के रूप में आप कन्वर्ट करेंगे। लॉट मैनी थिंग्स यू कैन डू विद दैट, ठीक है। वाटर है, वाटर तो हमारा लाइफ का बेस है, उसके बगैर तो हमारा लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सब फ्लो के रूप में है, ठीक है। अब समझिए बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? वाइल्ड लाइफ है एंड फॉरेस्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट। अब नॉन रीन्यूएबल में आप देखिए, इसमें भी दो तरह का है, एक रिसाइकलेबल जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, और दूसरे को नॉन रिसाइकेबल जिसको रिसाइकिल भी आप नहीं कर सकते हैं। रिसाइकलेबल का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेटल। मेटल ए नॉन रिन्यूएबल है, करेक्ट, परंतु आप इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। मेटल को यूज़ करने के बाद वापस उसको फिर आप रिसाइकिल करके फिर वापस उसको मेल्ट कीजिए, मेल्ट करके फिर आप उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप बना के फिर से आप यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अगर आप वुड का एग्जांपल लेते हैं, टिम्बर का एग्जांपल लेते हैं, तो इसको भी आप रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको पल्प बनाइए, पल्प बना के फिर पेपर बनाइए, फिर पेपर को आप रिसाइकिल करिए, ठीक है, वापस पल्प बनाइए, लाइक दैट, ठीक है। और नॉन रिसाइकिलेबल में क्या क्या हो जाएगा? जैसे कोल हो जाएगा, आपका क्रूड ऑयल है, आपका नेचुरल गैस है, समझ गए। तो बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में दो मेन हो गए, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल के दो पार्ट, कंटिन्यूअस जो फ्लो टाइप के हैं, और दूसरा बायोलॉजिकल। नॉन रीन्यूएबल में क्या क्या हो गया? रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? बेसिस ऑफ ऑनरशिप, उसका मालिकाना हक उस पर किसका है। एक हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स है, जैसे आपका बिल्डिंग है, आपका बैंक बैलेंस है, ठीक है, आपका कार है, ठीक है, आपका स्कूटर है, ठीक है। एक क्या हो गया? उस रिसोर्स के मालिक कौन है? आप हैं, इंडिविजुअल, एक आदमी है, ठीक है, एक परिवार है, ठीक है। दूसरा किस तरह का होगा? कम्युनिटी, जो कम्युनिटी उस पर अधिकार रखती हो, ठीक है। समझ में आया? मतलब जैसे पूरा विलेज हो गया, तो पूरा विलेज मिलके उसको रख रखाव करेगा, प्रिजर्व करेगा, और जो उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा सब लोग आपस में शेयर करेंगे, ठीक है, वो कम्युनिटी रिसोर्सेस हो गई, ठीक है। और नॉट ओनली दैट, जैसे अगर कोई चापाकल है, हैंड पंप है, अगर आपके विलेज में है, किसी के घर में नहीं, आउटसाइड गवर्नमेंट ने उसको लगाया है, तो क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स है, वो सब लोग उसको यूज करेंगे, किसी का एक पर्टिकुलर आदमी का उस पर मालिकाना हक नहीं है। तो उस तरह के रिसोर्सेस क्या हो गए? कम्युनिटी रिसोर्सेस हो गए। अब हो गए नेशनल, एक जो नेशन है जिसका जो उसका जियोग्राफी है, बाउंड्री है, वो डिफाइंड है, उसके अंडर जितने भी जो रिसोर्सेस होंगे उस पर किसका हक होगा? उस नेशन का। जैसे हमारे यहाँ इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज होंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो उस सी साइड में आप देखेंगे तो एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक पर्टिकुलर नॉटिकल माइल तक, उसमें जो किसका राइट होगा? उस पर्टिकुलर नेशन का होगा, ठीक है। बट अगर आप बियॉन्ड उसके चले जाएंगे, जैसे आप डीप सी में चले गए, स्पेस की बात करते हैं, उस पर किसका मालिकाना हक है? ऐसा तो नहीं हम बोल सकते हैं कि जो स्पेस है उस पर जो इंडिया के ऊपर होगा वो इंडिया का हक हो जाएगा। तो आप तो बस थोड़े डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बट अगर आप
और ऊपर चले जाइए तो क्या इंडिया का मतलब है? कोई इंडिया का मतलब नहीं है, इवन इनफैक्ट अर्थ का भी मतलब नहीं होगा। तो स्पेस में किसका मालिकाना हक होगा? ये इंटरनेशनल रिसोर्सेस हो गई, ठीक है। इसको रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाएगी ताकि वहाँ पे कोई रकस क्रिएट ना हो, क्योंकि आपको पता है ना हमारे स्पेस में जो सैटेलाइट जाते हैं कितने डेवरिस घूम रहे हैं, तो एक भयानक स्थिति पैदा हो गई है, ठीक है। तो उनको भी रेगुलेट करना। अब डीप सी में जाइए जिसके अगल बगल में कोई कंट्री नहीं है, इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर है, तो वहाँ पे आप जनरली क्या होता है कि जो कंट्री का जो बाउंड्री होता है ना उससे 12 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा उसके लिए इंटरनेशनल एजेंसी उसको देखेगी, ठीक है। जैसे यूएन की एजेंसी है, वो देखती है जो मैरीन में जो डीप सीज में किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो, कोई ऑयल स्पिलेज ना करे, कोई वहाँ का मैरीन में पोल्यूशन ना फैला दे, उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। जो मारपोल एक रेगुलेशन होता है, मारपोल मैरीन पोल्यूशन रोकने के लिए, ठीक है। तो वो क्या रिसोर्स हो गया बेसिकली? इंटरनेशनल रिसोर्स, ओके। अब अगला हमारा जो बेस है क्या है? बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो पर्टिकुलर रिसोर्स है ना उसका डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। उसमें सबसे पहला क्या होगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल रिसोर्सेस उनको बोलेंगे जिनके बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है। आपका जो जियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो मैपिंग करती है, सर्वे करती है, जो सैटेलाइट से इमेजिंग करते हैं, उनको पता चल चुका है कि यहाँ पर रिसोर्स है, बट अभी उस रिसोर्स का ना आपने यूटिलाइजेशन शुरू नहीं किया है, करेक्ट है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि बिहार में 222 मिलियन टन गोल्ड्स है, इसको ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है गवर्नमेंट ने, जो पूरे कंट्री का लगभग 44% हिस्सा होगा, समझ में आया। तो बट अभी हमने वहाँ से एक्सट्रैक्शन चालू नहीं किया है, अभी हमने इवन मॉडलिटीज़ भी हमने पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किए कि कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। तो बट हम कर सकते हैं फ्यूचर में, तो उसमें पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर रिजर्व में, उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक होता है डेवलप्ड स्टॉक। डेवलप्ड स्टॉक क्या होता है? जो ऑलरेडी आपने रेडी कर लिया, आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। जैसे मैंने इमेज में डाला है, क्या है? मुंबई का बॉम्बे हाई बोलते हैं, यहाँ पे क्या है? क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन ऑलरेडी हो रहा है, करेक्ट ना? समझ में आ रहा है? तो ऑलरेडी हम यूटिलाइज कर रहे हैं इस रिसोर्सेस को, ठीक है। अब एक होता है स्टॉक रिसोर्सेज, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको सबको मालूम है कि हाइड्रोजन एक फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है, और हाइड्रोजन को यूज़ करके इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पूरे वर्ल्ड के पास ऑलमोस्ट नेक्स्ट 50 ईयर के लिए क्रूड ऑयल है, ठीक है। इनफैक्ट किसी किसी कंट्री जो अभी बहुत महान अपने आप में बन रहा है, जैसे अमेरिका, उसके पास तो कुल मिला के आगे 11-12 सालों का उसके पास बचे हुए हैं क्रूड ऑयल, तो आगे क्या करेंगे वो? तो कुल मिला के एक जो हाइड्रोजन है ना, एक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करके कार रन कर रही हैं, ट्रेन रन कर रही हैं, बस रन कर रही हैं, ठीक है। हालांकि कॉस्टली है, और हम सबको मालूम है कि वाटर में क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बिकॉज इट इज़ H2, तो इसमें हाइड्रोजन है। बट अभी हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है अदर देन एक्सक्लूसिवली इन लैब। उसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिसको यूज़ करके आपने वाटर से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उस हाइड्रोजन को आप फ्यूल के रूप में यूज़ करेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का रिसोर्स दिमाग में है लोगों का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक रिसोर्सेस, ठीक है। एक आ जाता है रिजर्व रिसोर्सेस। क्या है रिजर्व रिसोर्सेस? जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसको कर सकते हैं बट आप यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे प्रेजेंट जनरेशन को उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने रिजर्व के रूप में छोड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में तो ट्री है, इनफैक्ट फॉरेस्ट में लैंड है, करेक्ट ना? बट अभी भी हम क्या करते हैं? हम प्रोटेक्टेड बनाते हैं, हम रिजर्व फॉरेस्ट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसका बहुत फॉरेस्ट का एक बड़ा रोल है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में, ठीक है। तो हम उसको यूज़ नहीं करें, बट है हमारे पास, फॉरेस्ट में भी तो हमारे पास लैंड है ना। उस तरह से अगर आप देखेंगे कि डैम में वाटर होता है, उसको तो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, परंतु आप सोचिए कि एक बहुत ही ज़्यादा कंडीशन बुरा हो जाए, जब पानी का किल्लत आ जाए, तो उस डैम के वाटर को भी तो हम यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए, इनफैक्ट, राइट। तो वो हमारे पास अगर रिसोर्स है तो रिजर्व रूप में है, रिजर्व, करेक्ट ना? जिस तरह आप देखते हैं ना सेंट्रल रिजर्व बटालियन, ठीक है ना, रिजर्व रहती है, कहीं में इमरजेंसी होती है तब वहाँ पे मूव करता है, तो भी एक तरह का रिसोर्स हो गया, राइट। अब ये देखने के बाद आप ये समझिए कि रिसोर्स को आपको डेवलप करना होगा और उसको यूज करना होगा, परंतु इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है।
अगर आपको उसको इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से आप यूज करेंगे, ठीक है, एक प्लान्ड वे में ही आप यूज़ नहीं करेंगे, तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको पता है, अगर इन प्रॉब्लम्स को आप देखें जो हमारे साथ हो चुका है पास्ट में, एक देखिए कि किसी फ्यू इंडिविजुअल्स का ग्रीड को मिटाने के लिए, ग्रीड, उनका जो भूख है उसको मिटाने के लिए बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, हम महान हो जाए, हमारा देश इतना महान हो जाए, हम सुपर डेवलप्ड हो जाए, लाइक दैट। जब ये सोच आ जाता है तो उसके वजह से रिसोर्सेज का ऐसा दोहन होता है ना कि जिस पे आपने किया है ना, जहाँ से आपने रिसोर्सेस निकाले, उन कंट्री का, उन रीजन का बहुत ही हाल बेहाल हो जाता है। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन का भूख को मिटाने के लिए। कुल मिला के इंडिया का जो बोलते हैं ना, जो सोने की चिड़िया जो कही जाती थी, उसको लूट लिया, उसके रिसोर्सेज को लूट लिए औने पौने दाम में। ना तो वहाँ का लोकलाइट्स का किसी तरह का डेवलपमेंट हुआ, ना उस रीजन का डेवलपमेंट हुआ, बस सामान लूट लूट के लेके भाग गए। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, एक और मैंने इमेज यहाँ जो डाला, उससे आपको पता चलेगा किस तरह से आज के समय में क्रूड ऑयल के लिए मारामारी हो गई है। कंट्रीज अपने इकोनॉमी को मतलब कई गुना, मतलब कि हम बनाएंगे $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम बनाएंगे $25 ट्रिलियन इकोनॉमी। इसके चक्कर में ना जो कुल मिला के जो क्रूड ऑयल है ना, उसका ऐसा दोहन हो रहा है फ़ायदे के लिए। वॉर चलता है, प्राइज का वॉर चलता है, लोग रिक्वायरमेंट के अनुसार दोहन नहीं कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। प्राइज वॉर, रसिया का कभी चलेगा ओपेक के साथ, कभी ओपेक का चलेगा नॉर्थ अमेरिका के साथ, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री के साथ, कभी वेनेजुएला के साथ। ऐसा स्थिति हो गई जो भयावह है। एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, इसके वजह से क्या होता है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी उत्पन्न हो गई है। जैसे एक बड़ा एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग। हम सबको मालूम है, मैं वीडियो भी इनफैक्ट गर्मी में बना रहा हूँ, पसीना छू रहा है, ठीक है, फ़ैन भी नहीं चालू कर सकते हैं तो वीडियो में आवाज़ आ जाएगी। सोचिए क्या टेम्परेचर हो गया, असहनीय स्थिति हो गई, एक्सट्रीम क्लाइमेट है। ठंडी के समय में जब ऐसी ठंडी जो बर्दाश्त ना हो, पूस की रात वाली ठंडी हर समय, और गर्मी के समय में देखिए बस लग रहा है सूरज बस सीधे सीधे घर में घुस आया है। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने ग्लोबल जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है ना, जो बैलेंस था, उसको हमने उसका बैलेंस बिगाड़ दिया है। रिसोर्सेज का ऐसा दोहन किया है ना, बस मतलब कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि इस कदर से हम अगर बढ़ते रहें ना, तो बहुत जल्दी पूरे जो दुनिया है ना, एक चिमनी भट्टी के रूप में बन जाएगा। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन आप जानते ही हैं इस प्रॉब्लम को। ओजोन लेयर क्या है ना, पराबैंगनी जो किरणें आती हैं सूर्य से, उससे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, परंतु आपको पता है हमारा जो रिसोर्सेज का जो हमने दोहन किया, जिस तरह से हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज किया है, जिस तरह से हमने इन्वायरमेंट में छोड़ा है, वो कुल मिला के जाके ओजोन लेयर से रिएक्ट करती हैं और उनको थीन करती हैं। कहीं कहीं होल भी हो चुका है, और अभी सीधा पराबैंगनी किरण आपके स्किन पे आएगा ना, और आपका स्किन जल जाएगा, आपको सीधा होगा स्किन कैंसर। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो आपको मालूम ही है, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे साउंड पॉल्यूशन हो, है ना। और जो लैंड है, अब कभी हाईवे के किनारे ना आप जब जाते हैं तो बस से यात्रा करें तो मुंडी अपना निकाल के बाहर देखिए, आपको समझ में आएगा नज़ारा। ये जो हम फ्रूटी पीते हैं, अब पी के पॉलीथीन बाहर, लस्सी पिया, पॉलीथीन उड़ा दिए हवा में। कोई बच्चे तो हाथ निकाल के ऐसा उड़ाते हैं जैसा लग रहा है तिरंगा झंडा फहरा रहे हो, कितना दूर मेरा जाके गिरता है। अरे भैया, गिर रहा है बगल का जो किसान है ना, उसी के खेत में जाके गिर रहा है, और उसका जो लैंड है ना डिग्रेड हो जाएगा। इसके वजह से उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो फसल नहीं उगा पाएगा। और रेलवे ट्रैक्स के किनारे देखिए क्या स्थिति है, अगल बगल जो एक दो खेत होते हैं ना, तो उसमें तो आपको वाइट नज़र आएगा। आप कभी दूर से देखिएगा तो लगेगा कि आइस गिरा है, बर्फ़ गिरा है। ऐसा नहीं है, पॉलीथीन से हो। ठीक है, बॉटल्स हैं, पानी वाले बॉटल्स वो फेंक देते हैं हम। ठीक है, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और जो ऐसा होने के वजह से रिसोर्सेज का जब गलत तरीके से आप दोहन कीजिएगा ना, तो क्या होगा कि जो हमारी सोसाइटी है ना, दो वर्ग में बढ़ जाएगी। इनफैक्ट पूरी दुनिया दो वर्ग में बढ़ जाएगी। एक क्या कहलाएंगे, डेवलप्ड, और एक क्या हो जाएंगे, अंडर डेवलप्ड। ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेस हैं वो रह जाएंगे अंडर डेवलप्ड, जो दोहन करके लेके भाग गए वो बन गए डेवलप्ड। समाज भी वैसा ही हो जाएगा, कुछ कहलाएंगे अमीर, कुछ कहलाएंगे गरीब। हैव एंड हैव नॉट्स में आपका समाज बढ़ जाएगा। ऐसा हो चुका है। ठीक है,
तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करके चलना होगा। रिसोर्सेज ना किसी के बाप का बपौती नहीं है, ये समझना होगा। और ये भी समझना होगा, हमारे गांधी जी के एक सिद्धांत को याद रखना होगा कि इस दुनिया में ना एनफ रिसोर्सेस हैं जिससे सबकी ज़रूरतें पूरा हो सकती हैं, परंतु एक सिर्फ किसी भी आदमी के लिए, इनफैक्ट किसी इंसान के लिए ग्रीड जहाँ पे आगे ना लालच हो गया, उसको भी पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। एक गांधी जी का सिद्धांत था। और ये आगे चलकर क्लब ऑफ रोम में देखें, वहाँ पे एक उन्होंने पब्लिश किया था एक अपना पेपर, द लिमिट्स टू ग्रोथ। बहुत दुनिया भर में इसका अट्रैक्शन हुआ था। उन्होंने बताया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, आपका इनडेफिनेटली इसको आप सस्टेन नहीं कर सकते रिसोर्स डिप्लेशन कर करके, ठीक है, रिसोर्स को ख़त्म कर करके, दोहन कर करके आप अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं रख सकते इनडेफिनेटली। अगर आप सोचते हैं तो गलत है। पूरी दुनिया में रिपोर्ट सोचिए कि गांधीयन जो फिलॉसफी थी ना, गांधी जी का जो विचार था ना, वो भी इस क्लब ऑफ रोम जो पब्लिश हुआ था ना, लिमिट्स टू ग्रोथ, वहाँ पर दर्शाया गया था 1972 में। उसके बाद एक बुक आई थी, बड़ी फेमस हुई थी, सुमाकर जी की, E.F. सुमाकर जी की, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। वहाँ भी गांधीयन फिलॉसफी बताई उन्होंने, ठीक है, कि जो आपकी जो इकनॉमी है ना, आप सोचते हैं कि रिसोर्स को डिप्लेट कर करके, बुरी तरह दोहन कर करके आप सोचेंगे कि हम सुपर पावर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं कर पाइएगा, आप उसको सस्टेन नहीं कर पाइएगा। उसके बाद एक आती है ब्रेंटलैंड कमीशन, क्योंकि जो ब्रेंटलैंड जो लेडी थी ना, उसकी चेयर विमेन थी इस कमीशन का, इसलिए इसका नाम है ब्रेंटलैंड कमीशन, ठीक है। उनकी एक रिपोर्ट आई, उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। एक कब आई थी? 1987 में। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए, आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में ब्रेंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी। वहाँ पे उन्होंने बात किया पहली बार क्लियर तरीके से, एक वर्ड आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सर अगर मैं इसको डिफाइन करने के लिए अगर बोलूँ तो आप बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली है ऐसा डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, बट आप फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप डेवलपमेंट कर रहे हैं बट फ्यूचर जनरेशन को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि अगर मैं रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से आज के डेट में यूज़ करूं, हो सके कि मैं कुछ वर्षों के लिए मैं महान बन जाऊं, मैं एक डेवलप्ड कंट्री में भी इनफैक्ट काउंट होने लगूं, परंतु फिर क्या? फिर हमारे बच्चे क्या, हमारे पोता पोती क्या, वो क्या करेंगे? उनके पास तो रिसोर्सेज होंगे नहीं। तो हमारे डेवलपमेंट जो हमने करके दिखलाया तो सस्टेन ही नहीं होगी। आज के डेट में अगर आप ओपेक कंट्रीज़ की बात करें, गल्फ कंट्रीज़ की बात करें, जहाँ पर हमेशा मारा मारी होते रहता, क्या है उनके पास? क्रूड ऑयल कुल मिला के है डेवलपमेंट के लिए, उसको वो यूज़ कर करके आज देखिए क्या अपने आप को बना के दिखला रहे हैं। और आधा पैसा तो मिसाइल बॉम्ब बनाने में खर्च कर देते हैं ताकि अपना मिलिट्री जो उनका पावर है ना, माइट है ना, उसको सबको डेमोन्स्ट्रेट कर सके, ठीक है। परंतु उनको ये पता नहीं है कि जो उनके जो खानदान आने वाली है, आगे का जो उनका पीढ़ी आने वाली, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वह कुछ नहीं रहेगा। कुल मिला के समुंदर का पानी पिएंगे और भरपेट सोएंगे, और इसके सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, ठीक है। कुल मिला के इस इमेज के जरिए आप देखिए मैंने बनाया है, पेड़ तो काट रहे हैं, बट जो उन्हीं के जो जनरेशन वाले आगे रहेंगे ना, तो अपने बच्चे को बोलेंगे मैंने यहाँ तो एक पेड़ देखा था जो हमें छाया देता था, जो हमें फ्रूट देता था, अब तो पेड़ रहा नहीं। तो ये क्या है सस्टेनेबल? ये क्या डेवलपमेंट सस्टेन करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1992 में ब्राज़ील में एक बड़ी सुंदर जगह है, इनफैक्ट टूरिस्ट प्लेस है, रियो डी जेनरियो, इसको रियो भी बोलते हैं, ठीक है। आप सब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यहाँ पे फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब हुआ था, करेक्ट। तो यहाँ पे अर्थ समिट हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। दिमाग में डाल लीजिए, पूरी ज़िंदगी में जो अर्थ समिट है ना, पहला अर्थ समिट था 1992 में, जिसमें 100 से ज़्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, ठीक है। अब दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी में जितने, इनफैक्ट नॉट ओनली 10th क्लास आगे के एग्जाम्स जो आप ज़िंदगी में अपेयर करेंगे, स्टेट सर्विस कमीशन आप दीजिएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC दीजिएगा, सब जगह आपको ये जो अर्थ समिट है ना, आपको टॉर्चर करेगा। यह क्योंकि यहाँ पे हुई थी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, सब लोग जमा हुए, 100 देश से ज़्यादा देशों के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, मिनिस्टर्स थे, ये सब जमा हुए, और उन्होंने समझा इस प्रॉब्लम को, क्या कि अगर आप अभी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कीजिएगा ना, तो खतरा बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा अर्जेंट प्रॉब्लम बन चुका है, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का,
ठीक है, और इसको ग्लोबल लेवल पे करना होगा, तभी जो ग्लोबल लेवल का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। फिर उन्होंने क्या कंक्लूड किया है, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट में उन्होंने कंक्लूड किया एज डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया से बताया कि कितना क्यों कैसे कैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अर्थ का, हमें कैसे इसको रिड्यूस करना है, किस तरह से हमें अपना जो कार्बन इमिशन है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से घटाना है स्टेज वाइज। ठीक है, और वहाँ पे एक लेके आए, वो क्या लेके आए, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। और ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल मतलब कि सारे जो पूरे दुनिया वाले जो कंट्रीज हैं ना, देख लो भाई, ये आपका प्रिंसिपल होना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट आपको ना आपका इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है, राइट है। और वहाँ पे वो क्या कॉन्सेप्ट लेके आया, एजेंडा 21, बोले कि 21st सेंचुरी में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें अचीव करना है ना, तो हर एक कंट्री को ना एक अपना एजेंडा 21 बनाना होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल एजेंडा 21। एजेंडा 21 बेसिकली क्या था, उन्होंने बोला कि ये अडॉप्ट करने से हम ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या एजेंडा होगा, जिससे आप इन्वायरमेंटल डैमेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप पॉवर्टी ख़त्म कर सकते हैं, आप जो डिसीज़ेज़ हैं लाइक मलेरिया हो गया, बहुत सारे तरह के ट्रॉपिकल डिसीज़ेज़, कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ा के। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारे वहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट आना चाहिए, एक दूसरे का म्यूचुअल नीड आना चाहिए, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना शेयर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस कंट्री का प्रॉब्लम है तो हम उस पर हमें क्यों करना, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा समझेंगे तो आपने देखा अभी चाइना में वायरस था, ठीक है, हम सोचते कि अरे चाइना में वायरस है ना, कोरोना वायरस, तो हमें उससे क्या लेना देना, पूरे भाई साहब पूरे दुनिया को अफेक्ट किया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद। ठीक है, फिर उन्होंने बोला इसमें कि जो मैंने आपको बता दिया कि हर एक जो लोकल गवर्नमेंट है उसका अपना लोकल एजेंडा 21 होना चाहिए, राइट। चलिए अब समझते हैं हम रिसोर्स प्लानिंग को। रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है ताकि जो रिसोर्सेस है ना उसका हम मैक्सिमम और सबसे बेहतर तरीके से उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकें, जुडिशियस यूज उसका कर सकें। ठीक है, और ये जो रिसोर्स प्लानिंग है हमारे कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है पता है, क्योंकि हमारे कंट्री में जो रिसोर्स का अवेलेबिलिटी है उसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा तो हमारे कंट्री के कुछ राज्यों में मिनरल्स का, रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, और वहीं पे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रिसोर्स की बहुत प्रचुरता है। जैसे आप देखिएगा झारखंड है, उड़ीसा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे रिसोर्स प्रधान स्टेट्स हैं, यहाँ पे रिसोर्स काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है, मिनरल्स काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है। परंतु कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका, यहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी कम हैं, स्पेशली मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, हमारे देश में देखिएगा कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो फ्लड प्रोन रहते हैं, जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। परंतु आप कुछ ऐसे स्टेट्स देखेंगे खास करके साउदर्न स्टेट्स में जो ड्रॉट प्रोन है, वहाँ पे सुखाड़ पड़ी रहती है। राजस्थान है अपने वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। और आप कहीं देखिएगा जो सॉइल है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, एकदम प्लेन है, जैसे अपना बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल है काफ़ी फर्टाइल सॉइल है। वहीं पे अगर आप राजस्थान में चले जाइएगा तो वहाँ पे ज़्यादातर हिस्सा में क्या है, एरिड सॉइल है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आप एक एग्जांपल लीजिए अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी मात्रा में वाटर रिसोर्स है, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है ताकि उसको हम टैप कर सकें, उस रिसोर्स को हम यूज कर सकें। ठीक है, अगर आप गुजरात का लेते हैं एग्जाम्पल, राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पे सोलर पावर की काफ़ी प्रचुरता है राजस्थान में। ठीक है, वहाँ पे विंड एनर्जी का भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इन स्टेट्स में, गुजरात में हो गया, राजस्थान में हो गया। ठीक है, सो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो हमारे कंट्री में डिफरेंट कॉर्नर्स में डिफरेंट रिसोर्स कहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो हमें ज़रूरत है रॉबस्ट रिसोर्स प्लानिंग का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए, हमारे कंट्री में क्या है तरीका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई हमने कर लिया, फिर उसका हम इन्वेंट्री बनाते हैं कि कहाँ पे कितना है। उसके लिए क्या है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
ये क्या करते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करते क्या, पहले क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद मैपिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका क्वालिटेटिव उसका चेक करेंगे क्या क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद उसका क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। और इन्वेंट्री बन जाएगी। इन्वेंट्री मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हमारे पास कितना है, पूरा हम इसका एक ब्यौरा हम अपने पास जमा कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला प्रोसेस हो गया रिसोर्स प्लानिंग का हमारे कंट्री में। दूसरा क्या है, उसके बाद हम एक प्लानिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भैया यहाँ पे तो इतना रिसोर्स मिल गया, जैसे किसी जगह में हमें मिला गोल्ड का, ठीक है। अब गोल्ड का एक पूरा माइंस हमें पता चल गया, हमने हमारे सेंसर से पता चल गया, हमने मैप कर लिया, हमने थोड़ा क्वालिटी चेक भी कर लिया, ठीक है, कि कितनी शुद्धता है। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्या इसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी, इसको हम डिसाइड करते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए इकोनॉमिकल होगी, मतलब कि इकोनॉमिकली फीजिबल होगी और मोर सूटेबल होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम स्किल सेट तैयार करते हैं। जैसे अगर उसको काम करने के लिए एक पर्टिकुलर स्किल सेट का लेबर्स का ज़रूरत है, इंजीनियर्स का ज़रूरत है, वो सब पहले हम जमा करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंस्टीट्यूशनल सेटअप, हमने देखा है वीडियो में पहले कि किस तरह से जब एल्युमिनियम का हमारा ओवर मिला तो किस तरह से हमने नालको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लेके आया, तभी तो हम बना पाए एल्युमिनियम सीट्स, ठीक है। सो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमने सेट कर लिया, स्किल सेटअप कर लिया, स्किल जो सेट चाहिए, जो लेबर कितने क्वालिफाइड होने चाहिए, क्या उनका रिक्वायरमेंट होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करते हैं। इंस्टीट्यूशनल सेटअप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें तरह तरह के प्रोसेस आएंगे, ठीक है। जैसे सैटेलाइट से इमेज करना है, एरियल फोटोग्राफी करके पता करनी है, सेंसर्स का यूज करना है, ठीक है। ये जनरली हमारे कंट्री में लीड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, ठीक है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो रिसोर्सेज अभी तो हमें मिल गए, इन्वेंट्री तैयार हो गई, हमारा सब कुछ तैयार है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, हमारा स्किल सेट तैयार है, ठीक है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी मिल गई, इंस्टीट्यूशन रेडी हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि हम ये दिमाग लगाते हैं कि इन रिसोर्सेज को कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, उसका हम प्लान बनाते हैं और हमारे कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट प्लान उससे हम अलाइन करते हैं, हमारे कंट्री में क्या आवश्यकता है हमारे कंट्री का। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, हमारे कंट्री का ये हमारा एक स्टैंडर्ड है कि 33% हमें हमारे पास फॉरेस्ट होना चाहिए, हालांकि अभी हमारे पास कम है, ठीक है। तो अगर कोई सपोज एक रिसोर्स मिला, ठीक है, वहाँ पे अगर डेंस फॉरेस्ट है तो क्या हम डेंस फॉरेस्ट को उखाड़ देंगे, डेंस फॉरेस्ट को हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे? ऐसा नहीं करते। ऐसा करने के पहले हम 50 बार सोचेंगे। बोला भैया अगर हम अपने फॉरेस्ट को ही ख़त्म कर देंगे तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। तो जो कहने का मतलब जो हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव है ना, उसके साथ साथ अलाइन होना चाहिए हमारा जो स्ट्रैटेजी है रिसोर्स डेवलपमेंट का, करेक्ट है ना। और उसके बाद कुछ चीज़ें हम ध्यान रखते हैं कि हमारे कंट्री में जो रीजनल इम्बैलेंस है ना डेवलपमेंट का, जैसे अगर आप ध्यान रखिए कि एक झारखंड है, रिसोर्स रिच है, ठीक है, परंतु आप देखिए डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे है। उड़ीसा का देखिए, उड़ीसा का एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, जहाँ पे बॉक्साइट का बहुत बड़ा माइन है, कालाहांडी एरिया, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी है वहाँ पे, ठीक है। और वहीं आप कुछ स्टेट्स देखते हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, परंतु वो तो डेवलप्ड स्टेट के काउंटिंग में आते हैं, ठीक है। तो हमें जो रीजनल जो इम्बैलेंस है ना, उसको भी हमें मेकअप करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे कंट्री का क्या मोटिव है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में ग्लोबल लीडर बने, ठीक है, ताकि हम दूसरे को एग्जांपल दे सके, भैया हम ऐसा रिसोर्स का दोहन नहीं कर रहे हैं कि जिससे हमारे बाल बच्चे, हमारे पोता पोती, उनके पास कुछ है ही नहीं डेवलपमेंट करने के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल यूजेज में, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जैसे विंड पावर हो गया, ठीक है। अभी हम इंडिया करके दिखला रहा है, हमने एक टारगेट पे सेट कर लिया कि हमारा जो टोटल जो हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसका ज़्यादातर हिस्सा, एटलीस्ट उसका 50% हिस्सा हम सोलर एनर्जी या जो रीन्यूएबल एनर्जी है, जो कंटिन्यूस फ्लो टाइप एनर्जी है, उससे हम फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद समझिएगा लैंड रिसोर्स के बारे में। लैंड रिसोर्स क्या है? लैंड आपको पता ही कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ऑफकोर्स ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम सबको सपोर्ट करता है, ठीक है। परंतु एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो लैंड है ना, ये फाइनाइट मैग्नीट्यूड का, ऐसा नहीं है कि आपके पास बस यूज करते रहो, कहीं से ऐसा लग रहा है कि आपके पास लैंड आ जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। लैंड बस निर्धारित है, हमारे कंट्री का एरिया निर्धारित है, ठीक है। और वो अगर आप उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर जो यील्ड है वो भी घट जाएगा,
ठीक है। और आपको अंधाधुंध जो आप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ रही है, उनका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, रोड का नेटवर्क आ रहा है, हाईवे का नेटवर्क आ रहा है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ठीक है। इन सबको दिमाग में रखते हुए, और ये दिमाग में पक्की बात रखना है कि लैंड क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। ये एकदम डिसाइडेड है कि हमारे पास इतना लैंड है, उसी में हमें केयरफुल प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो हमारे अगर आप देखें इंडिया में लैंड रिलीफ की बात अगर करते हैं तो सबसे ज़्यादा हिस्सा है भारत का। हम सोचिए कि हमारा एक गॉड का एक गिफ्ट है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा प्लेन्स है। 43% जो हमारा टोटल इंडिया का लैंड है ना, उसमें 43% क्या है, प्लेन्स है। प्लेट्यूज कितने, 27%। एंड सेकंड नंबर पे कौन है, माउंटेन कितना, 30%। तो पहला हो गया प्लेन्स 43%, सेकंड नंबर पे आ जाएगा माउंटेन 30%, प्लेट्यू हो गया 27%। याद रहेगा ना, 43, 30 एंड 27। पहला प्लेन, दूसरा माउंटेन, तीसरा प्लेट्यू, अगर क्रमबद्ध आपसे अगर पूछा जाता है तो, ठीक है। अब कुछ लैंड रिलेटेड टर्म आप एकदम दिमाग में डाल लीजिए। एक क्या होता है, फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है, यानी परती ज़मीन, जिस ज़मीन पे आप खेती नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे बुआई आपने नहीं किया और कल्टीवेशन नहीं किया, परंतु आप अगर चाहते तो आप कर सकते थे, ठीक है। तो आपको पता है ना, परती ज़मीन किस लिए छोड़ी जाती है। परती ज़मीन इसलिए भी हम छोड़ते हैं ताकि जो लैंड है ना, जो आपका जो सॉइल है ना, वो अपने फर्टिलिटी को गेन कर ले, ठीक है। इसके लिए भी परती ज़मीन हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखिएगा कि जिस पे कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है बट किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परती ज़मीन, ठीक है। अब इसमें 3 तरह के होते हैं, ठीक है, फैलो लैंड में, आप ध्यान रखिएगा। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं, एक होता है करेंट फैलो लैंड, याद रख लीजिएगा, दूसरा है अदर देन करेंट फैलो लैंड, और तीसरा क्या होता है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। तीनों फैलो लैंड से रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है। पहला, अगर आपने 12 महीने तक यानी कि पूरा एक एग्रीकल्चर ईयर अगर आपको आपने परती छोड़ रखा है, उसको हम क्या बोलेंगे, करेंट फैलो लैंड, ठीक है। और 12 महीने से ज़्यादा दिनों के लिए आप उसको परती छोड़ रहे हैं, 5 साल तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदर देन करेंट फैलो लैंड, ठीक है। और मैंने एक और क्या चीज़ बोला था, कल्चरेबल बेस्ट लैंड। अगर आप 5 साल से भी ज़्यादा उसको परती छोड़ रहे हैं तो क्या कहलाएगी, कल्चरेबल बेस्ट लैंड। एक तरह से उसमें आप कल्टीवेशन कर सकते थे बट अभी आपने किया नहीं है, 5 साल से ज़्यादा परती छोड़ रखी है, तो गवर्नमेंट उसको कैसे काउंट करेगा, एज ए वेस्ट लैंड, समझिएगा, ठीक है। और कुछ लैंड टर्म समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट सोन एरिया, ठीक है। सोन मतलब जहाँ पे बुआई की जाती है। ये बोला है कि जो कुल मिला के जो आपको जो बुआई किया हुआ कितना एरिया है, इसका कैसे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। इसको आप रट लीजिए, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, समझ लीजिए और उसके बाद रट लीजिए। ये बेसिकली नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल एरिया ऑफ लैंड जहाँ पे आपने क्रॉप को बुआई किया है, प्लांट किया है और उसको कल्टीवेट किया है एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल सीजन में, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, नेट सोन एरिया, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें एक्सक्लूड किया जाता है, किसको एक्सक्लूड किया जाता है, जो परती ज़मीन है। इनफैक्ट जो करंट फैलो भी है, जो 12 महीने तक से कम या 12 महीने के बराबर अगर परती रही, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट फैलो, ठीक है। उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, याद हो गया। यानी कि जहाँ पे आपने बुआई की है और कटाई की है एक पर्टिकुलर सीजन में, उसको हम क्या बोलेंगे, नेट सोन एरिया, राइट। तो कुल मिला के क्या है नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया इज द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड, जहाँ पे आपने बुआई की है और कटाई की है, ठीक है। ये बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लैंड बताता है। हमारे डाटा जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उनके लिए बहुत बढ़िया डाटा देता है कि हमारे कंट्री में कितना नेट सोन एरिया है, ठीक है, क्योंकि यही तो हम एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं एक्टिवली, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म बड़े ध्यान से समझिएगा, क्या है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, अलग है, नेट सोन एरिया से अलग है। जब नेट सोन एरिया आपने निकाल लिया, अब उसमें समझिएगा कुछ आपके पास ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे आप एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज़्यादा बार खेती कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपने गांव में देखा होगा कि पहले हमने गेहूं लगा दी, गेहूं काटने के बाद फिर हमने चावल लगाया, या बीच में हम चना लगा देते हैं, ठीक है ना, या तूर लगा देते हैं, अरहर लगा देते हैं, राइट ना। सो अगर उन एरियाज़ को भी अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो क्या बोलेंगे हम, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ठीक है।
अगर चलिए आपके पास 120 एकड़ का लैंड है, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए आपके पास अवेलेबल है, और आप डिसाइड करते हैं भाई ये चलो हम पूरा 120 एकड़ में हम गेहूं लगा देते हैं। आपने गेहूं की खेती लगा दी, ठीक है। आपको पता है गेहूं तो कुल मिला के लगभग 6 महीने में रेडी हो जाएगा, 5.5 महीने 6 महीने के भीतर, ठीक है। कल्टीवेशन आपने कर लिया, अब उसके बाद लगभग आधा साल तो आपके पास और बचा हुआ है, ठीक है, एग्रीकल्चरल ईयर का, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि देखो भैया हम इसमें ना हम गेहूँ नहीं लगाएंगे, हम इसमें इस बार चावल लगा देते हैं। बट आप सोचते हैं यार 120 एकड़ में नहीं लगाऊंगा, मैं 60 एकड़ में चावल लगा दूंगा। और आपने क्या किया, 60 एकड़ को अनयूज छोड़ दिया, ठीक है, फैलो छोड़ दिया, ठीक है। अब ये समझिएगा आपने 120 एकड़ पे खेती कर ली थी एक साल में, हालांकि आपने 6 महीने के लिए यूज किया, परंतु आपने किया एक साल में, ठीक है। तो यानी कि नेट सोन एरिया का जहाँ पे कैलकुलेशन है वहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 एकड़, सिंपल 120 एकड़। और आपने उसी साल में और 60 एकड़ पे आपने दोबारा खेती कर लिया, तो कुल मिला के ग्रॉस क्रॉप एरिया की बात होगी तो कितनी हो जाएगी, 180 एकड़। समझ में आ गया ना। जो नेट सोन एरिया है वो आपका कितना रहेगा, 120 एकड़ ही रहेगा, ठीक है। बट जो ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या हो जाएगा, 180 एकड़, क्योंकि आपने 60 एकड़ पे दोबारा आपने कल्टीवेशन कर लिया, राइट, समझ गए, ओके। अब कुछ और समझते हैं लैंड रिलेटेड टर्म, जैसे एक वेस्ट लैंड हो गया। वेस्ट लैंड में क्या है, जिसमें रॉकी, अरिड, डेजर्ट एरिया, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, और वैसे लैंड जिसका आपने नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज कर लिया है, जैसे आपने घर बना लिया है, रोड बना लिया है, हाईवे बना लिया है, रेलवे ट्रैक लगा दिया है, इंडस्ट्री बसा दी है, मतलब कुल मिला के अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए अगर आप यूज करते हैं, और जो रॉकी, अरिड, डेजर्ट एरिया है, जो बंजर है, मरुभूमि है, इन एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट लैंड बोलते हैं। समझ में आ गया। तो कुल मिला के कितने डिवीजन हमारा गवर्नमेंट करता है लैंड का स्टडी करने के लिए। पहला हो गया फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा होता है नेट सोन एरिया, जो हमने पढ़ लिया हमने, जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए हम वहाँ पे बुआई भी कर रहे हैं और कटाई भी कर रहे हैं, ठीक है। और अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यहाँ पे हम फैलो लैंड की बात नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जो चारागाह के लिए जो भूमि है उसको अगर आप यूज कर रहे हैं परमानेंट रूप से, वो उसमें काउंट हो जाएगा। आपने ट्री ग्रोव लगा रखे हैं, मिसलेनियस ट्री ग्रोव, ठीक है, जैसे अमरूद की खेती कर रखे हैं, केले की खेती कर रखे हैं, ठीक है, तो वो हो गया आपका, इसमें आ जाएगा। और प्लस कल्चरेबल बेस्ट लैंड, एक कौन सा कल्चरेबल बेस्ट लैंड है आप सब बताइए, जो ऐसा फैलो लैंड जिसको आपने 5 साल के बियॉन्ड प्रति छोड़ रखा, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरेबल बेस्ट लैंड। तो एक कहाँ पे ये तीनों इंक्लूड हो जाएगा, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, अदर देन फैलो लैंड है, ध्यान रखिएगा। तो फैलो लैंड में 2 बच गए, कौन कौन से, करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो, मतलब अप टू 12 मंथ एंड अप टू 5 ईयर, 12 मंथ से ज़्यादा 5 ईयर से कम, वो कौन सा हो जाएगा, अदर देन करंट फैलो, ठीक है। फिर उसके बाद बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो अभी आपने देख लिया, लैंड बिकॉज दैट लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, और नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो कुल मिला के हमारे पास 9 कैटेगरी है जिस पे हम स्टडी करते हैं। तो अभी आपके सामने मैंने जो इमेज दिखलाया है, इसमें गवर्नमेंट का डाटा है, 1960-61 का डाटा है, और उसके बाद 2014-15 का डाटा है, ठीक है। आप ये दोनों को कंपेयर करिए और समझ में आएगा। इसमें 9 डिवीजन्स कुल मिला के बनाए हुए हैं, पाई चार्ट है, पाई चार्ट आप सबको पढ़ना आता है। अब यहाँ से आप ढेर तरीके का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आप देखिएगा 1960-61 में जो हमारा जो नेट सोन एरिया है लगभग 45% है, 45.26, और अगर आप 2014-15 में भी देखिएगा तो उतना ही है नेट सोन एरिया, कितना है, 45.5%। तो आप समझिएगा कि इसमें तो हमने बढ़ोतरी की ही नहीं है, कुल मिला के बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज है, बहुत ही मार्जिनल, ओके। दूसरा आपको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिल रहा है, जो हमारा जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट जो आपको फॉरेस्ट लैंड नहीं, मतलब कि जो फॉरेस्ट कवरेज है, कुल मिला के उस समय 18% था और 14-15 में 23.3% है। तो ये भी तो हम ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाए ना, आप ये समझिएगा हमारा, क्योंकि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी उसमें तो 33% चाहिए, तभी भी हम बहुत दूर है, तभी भी हमने बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो चारागाह के लिए जो लैंड है, मतलब परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ये भी देखिएगा 4.71% था उस समय, घट के हो गया 3.3%। अब समझिएगा, और हमारा जो कैटल का जो पॉपुलेशन है, मवेशियों का जो संख्या है हमारे कंट्री में बढ़ा है, ठीक है, और ये अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। ये हमारा वाइट रेवोल्यूशन जो दूध क्रांति है ना लाने के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है,
ठीक है। खास करके महाराष्ट्र ऐसे एरिया में कैटल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तब सोचिए कि उनके लिए चारागाह कहाँ पे जाएंगे वो, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम आप ये समझिए कि अब जो उनको चारागाह नहीं मिले तो क्या करेंगे, वो ओवर ग्रेजिंग कर जाएंगे। ओवर ग्रेजिंग कर जाएंगे तो आपका जो लैंड है ना, उसमें प्रॉब्लम है, आपका सॉइल जो है ना उसका इरोजन हो सकता है, ठीक है। तो कुछ कुल कंक्लूजन हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसके पहले ये दिमाग में डाल लीजिए कि हमारे कंट्री का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बट जो लैंड यूज डाटा जो अभी हमने देखा 14, 15 और 61 का, कुल मिला के 93% ऑफ टोटल एरिया का ही बतलाया गया, क्योंकि कुछ एरिया में हमारे ये जो पाकिस्तानी लोगों ने कब्जा कर रखा है हमारा जम्मू कश्मीर के एरिया को, जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, इनको मार के भगा देना उधर से, इनको लात मारना पिछवाड़े पे, निकल यहाँ से। कुछ चाइना ने कब्जा कर लिया है, ठीक है ना। कुल मिलाकर उस एरिया का ना हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, कुछ एक्सेप्ट आसाम, उनका भी हमारा पूरी तरह से भी डाटा तैयार नहीं हुआ है, समझिएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो परमानेंट पास्चर का लैंड डिक्रीज हुआ है, नेट सोन एरिया बहुत ही मार्जिनली बढ़ा है, क्योंकि जो हमने जो लैंड का जो डाइवर्जन कर दिया ना, बहुत ज़्यादा नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के, लाइक कंस्ट्रक्शन या अपार्टमेंट पे अपार्टमेंट ठोके जा रहे हैं, ठीक है। रेलवे नेटवर्क बढ़ रही है, रोड ट्रांसपोर्ट, ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़नी है, बट समझिए ना लैंड तो फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है ना, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया मैंने आपको बता दिया कि जस्ट मार्जिनल बढ़ा है, अभी भी हम बहुत दूर हैं अपने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 का जो 33% डिसाइडेड है, ठीक है। जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए तो हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन पॉपुलेशन भी है, अर्बनाइजेशन है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद समझिएगा कि जो अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप किसी ज़मीन को लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर, यानी कि उसका परती नहीं छोड़ रहे हैं, उसकी उर्वरकता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सॉइल का टेस्टिंग नहीं करवा रहे, तो इससे क्या हो जाएगा ना, लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, लैंड डिग्रेड हुई है, ठीक है। तो इस और ये भी ध्यान रखिए, जो अदर देन करेंट फैलो लैंड, अगर आप दोनों तरह का फैलो लैंड आपने देखा, एक कल्चरेबल बेस्ड लैंड हो गया और एक अदर देन करेंट फैलो हो गया, ये पुअर क्वालिटी के लैंड है, ठीक है ना। इसलिए हम परती छोड़ के रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए लोग खेती नहीं कर रहे हैं, ये समझिएगा, ठीक है। और जो नेट सोन एरिया जो आपने देखा लगभग 45%, ये वैरी करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। पंजाब और हरियाणा में देखिएगा तो नो नेट सोन एरिया परसेंटेज 80% चला जाएगा, वही अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर जो पहाड़ी एरिया है ना, अंडमान निकोबार, यहाँ पे आप देखिए तो वहाँ ओनली 10% है, ठीक है, समझिएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, लैंड डिग्रेडेशन का फैक्टर्स क्या क्या है। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर आपको पता ही है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। दूसरा एक बड़ा फैक्टर है ओवर ग्रेजिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। माइनिंग एंड क्वायरिंग भी एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है। हम इसको डिटेल से समझेंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए माइनिंग में क्या है, माइनिंग करने वाले तो माइनिंग कर लिया, बड़ा सा गड्ढा बना दिए, और पैसा बचाने के चक्कर में उसमें भरना चाहिए था सैंड, और कोई ज़्यादा देखने वाला नहीं है, उनका तो माफिया चलता है, जो माइन वाले माफियागिरी करते हैं। वहाँ से भाई साहब निकल लिए, अपना सब कुछ लिया, ट्रैक्टर सब सामान वामान लेके वहाँ से निकल लिया, जितना कमाना हो तो कमा चुके हैं, अपना मिनरल्स तो लेके चले गए। अब सोचिए कि वो एरिया एक तरह से वो स्कार के रूप में हो जाएगा, वहाँ पे पानी भरेगा, मच्छर होंगे, मलेरिया होंगे, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। अगल बगल का जो सॉइल है वो धंस जाएगा, सॉइल बह जाएगा, सॉइल का इरोजन होगा, ठीक है, समझ गए। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी ये कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसके वजह से लैंड डिग्रेडेशन सीवियरली हुआ है, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग मैंने आपको बता दिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये ओवर ग्रेजिंग भी एक लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन। ओवर ग्रेजिंग का मतलब आप समझते हैं क्या है, आपका ग्रास ना भी हेल्दी नहीं हुआ, उसका रूट मजबूत नहीं हुआ है, आपके पास कैटल पॉपुलेशन है, आपके पास परमानेंट पास्चर जो लैंड है वो तो घट चुके हैं, तो अब गाय या भैंस क्या करेगी बेचारी, खाना तो खाएगी ना, तो वो जो थोड़ा सा ही जो फूजा हुआ रहेगा ना घास, उसको ही खा जाएगा। और देखिएगा आप कभी कभी गाय वाय को खाते हुए देखे होंगे, हमारी गाय माता खाती रही तो क्या होगा ना, वो ग्रास मजबूत था नहीं और उसको ऐसे खींचेंगे ना बाहर आ जाएगा जड़ के साथ, ठीक है। गाय माँ तो अपने खा ली, अपना पेट भर ली, परंतु आप सोचिए कि वहाँ का सॉइल का जो बांधने वाला जो था रूट ग्रास का, वो तो नहीं रहा, अब तो सॉइल का इरोजन हो सकता है, समझ गए ना, एक फैक्टर है। तो इसके लिए उपाय किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, एरिया डिमार्केट करके। जैसे अभी एक हमने बाड़ा बना दिया बम्बू का, और
यहाँ पे हम जाने नहीं देंगे कैटल्स को। अभी वहाँ पे जैसे ग्रास ग्रो कर गया, जब मजबूत हो जाए फिर उनके बाद उधर छोड़िए, फिर दूसरा एरिया को आप तैयार होने के लिए टाइम दीजिए। बट सोचिए इसके लिए हमें तो लैंड का ज़रूरत है ना, और इसको साइंटिफिक तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। अब समझिए ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन वाला जो प्रॉब्लम है ना, खास करके वो स्टेट्स जहाँ पे नेट सोन एरिया का ना परसेंटेज ज़्यादा है, वहाँ पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। खास करके ऐसे एरिया जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले आया था, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। हरित क्रांति यहाँ पहले आई थी ना। इससे ये तो एरिया सब एडवांस हो चुके हैं, परंतु ज़्यादा के चक्कर में ना अभी क्या हो चुका है कि बस ज़्यादा हम पटा देंगे, खाद ज़्यादा डाल देंगे, कुल मिला के वो लैंड है ना डिग्रेड हो गया, पॉइजनस हो गया है, ठीक है। और जो सॉइल का जो सैलिनिटी एंड एल्कनिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि वाटर लॉगिंग रहेगी, जो उसमें जो सॉइल में जो मिनरल है ना उसका क्या हो जाएगा, वो सब घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और उसका लीचिंग स्टार्ट हो जाएगा, वो नीचे की तरफ चलता जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं लीचिंग। हम आगे समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब आगे देखिए इंडस्ट्रियल डस्ट। मैंने बताया था ना माइनिंग एंड क्वेरिंग। क्वेरिंग में क्या होता है, जो स्टोन्स को ऐसे तोड़ेंगे और उसके बाद क्रेशर मशीन लगा के उसके बाद उसको बुरादा जैसा बनाएंगे अलग अलग पर्पसेस के लिए, गिट्टी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसका बुरादा भी बनाएंगे, रोड कंस्ट्रक्शन में काम आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मेन मटेरियल है, ठीक है। बट इसमें जो डस्ट टूटता है, आप समझ रहे हैं उसका क्या होता है, लंग वंग जो वहाँ जो काम कर उनका तो खराब हो ही जाता है, ठीक है ना, ठीक है। उससे ज़्यादा खराबी वहाँ का सॉइल का कर जाता है, क्योंकि सॉइल के ऊपर जब बैठता है ना तो एक लेयर के रूप में बैठ जाता है। जब एक लेयर के रूप में बैठ जाएगा तो पता है क्या होगा आपकी, जब इनफैक्ट जब बारिश होगी ना तो बारिश की पानी इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगी, भीतर नहीं घुस पाएगी, परकुलेट नहीं कर पाएगी। क्या है, रन ऑफ की तरफ वो ऐसे करके जहाँ उसको ढलान में लगो निकल जाएगा, भीतर तो गई ही नहीं है। तो आपका जो ग्राउंड टेबल है, जो वाटर का टेबल है ग्राउंड में, वो तो चार्ज हुआ ही नहीं ना, सॉइल तो उसका एरेशन हुआ ही ना, पानी उसको मिला ही नहीं ना नीचे जो है, ठीक है। और धीरे 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 जो डस्ट का लेयर है ना बढ़ता जाता है। आप समझिएगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे इंडस्ट्रियल डस्ट नहीं वहाँ पे रेन वाटर है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद लैंड कंजर्वेशन मेजर्स, हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने जो प्रॉब्लम देखे उसी को हमें लाना है इधर, तो वही हमारे मेजर्स बन जाएंगे। जैसे उधर हम जंगल काट रहे थे तो हमारा प्रॉब्लम था, तो जंगल लगाइए भाई, एफॉरेस्टेशन कीजिए, ठीक है। जो ग्रेजिंग को आप मैनेज कीजिए, प्लांट्स का ना शेल्टर बेल्ट बनाइए। हम समझेंगे इसी वीडियो में आगे, इसलिए मैं आपको डिटेल से यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ शेल्टर बेल्ट का मतलब, ठीक है। अरीड एरिया में आप क्या कीजिए, थॉर्नी बुशेस लगाइए, ठीक है ना। उससे क्या है, जो आपका जो सैंड वगैरह है ना, जो डेजर्ट एरिया का विस्तार नहीं होगा, उसका विस्तार रुक जाएगा थॉर्नी बुशेस के वजह से, ठीक है, ठीक है। आप जो बेस्ट लैंड है उसको प्रॉपरली मैनेज कीजिए, ठीक है, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज़ को आप कंट्रोल कीजिए, मॉनिटर कीजिए। ऐसा नहीं कि गड्ढा खोदे भाई साहब भाग लिए, अपना काम हुआ बस निकल लिया, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वेस्ट है ना, इसको प्रॉपर ट्रीट करना है, तभी इनको निष्कासित करना है। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट वाला प्लांट उनको लगाना है, प्रॉपर गवर्नमेंट का भी इंस्पेक्शन होना चाहिए। यह है लैंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। अब हम आगे सॉइल एज ए रिसोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप समझिएगा तो सॉइल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इसको तो बयां करने की ज़रूरत नहीं है। एक मोस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स आप मान सकते हैं, कुदरत का हमारा एक गिफ्ट है, ठीक है। क्योंकि इसी में प्लांट उगता है, उसी प्लांट से हमें खाना मिलता है। आप समझिएगा, धान चावल होगा तभी तो हमें खाना मिलेगा। और सॉइल है ना डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है, समझ गए। हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। सॉइल एक लिविंग सिस्टम है, आप ध्यान रखिएगा, और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है। फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ का सॉइल बनने के मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं तब बनता है सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या हुआ, तो टाइम हुआ, क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर लग रहा है। दूसरे फैक्टर्स आप देख लीजिए, जो पैरेंट रॉक है या बेड रॉक है रिलीफ का, वो कैसा है, पैरेंट बेड रॉक, ठीक है। वो बसाल्ट नेचर का है, वो इग्नस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। उसी के अनुसार से तो मिट्टी बनेगी, ठीक है, समझ गए। अब क्लाइमेट और वेजिटेशन में बहुत फ़र्क करता है सॉइल का फॉर्मेशन में, और किस तरह का उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किस तरह का लाइफ उसमें अवेलेबल है, उसके वजह से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है। और अदर देन केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस और अलग अलग फैक्टर क्या हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया,
रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन में, समझ रहे हैं? ठीक है, अब ये समझिएगा सॉइल ये है जो आपने बहुत बार पढ़ रखा है अभी तक, 10th स्टैंडर्ड हर क्लास में आप इसको पढ़ते हैं। ऊपर वाले को टॉप सॉइल बोलते हैं, उसके नीचे वाले को सब सॉइल बोलते हैं, उसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं? सब स्ट्रैटम बेदर, मतलब कि बेसिकली पेरेंट मटेरियल के पास ही आप पहुंच गए, ठीक है ना, जो उसका पेरेंट रॉक मटेरियल है, ठीक है, बट वो बेदर्ड है, उसमें घिसाव हुआ है, कटाव हुआ है। और सबसे नीचे क्या है? पेरेंट बेड रॉक है, जिसका अभी भी घिसाव कटाव नहीं हुआ है। समझ में आ गया? उसको आप देखेंगे तो पता चल जाएगा पेरेंट रॉक कौन सा है, ठीक है। ये सब तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो कुल मिला के आप देखिएगा तो सॉइल के कितने टाइप हम अभी पढ़ने वाले हैं: अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, और हम पढ़ने वाले हैं अरिड सॉइल, उसके बाद पढ़ने वाले हैं माउंटेन सॉइल, या हम बोल सकते हैं उसको फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। इतने पढ़ने वाले। ये जो सॉइल जो अलग अलग हमने कैटेगरीज बना रखी है, पता किस बेस पे? कलर के बेसिस पे, इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ है, इसका थिकनेस क्या है, इसका टेक्सचर क्या है, इसका एज कितना है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी कितना है, उस बेस पे हमने 6 तरह के सॉइल को हमने क्लासीफाई कर लिया: एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लैटेराइट, अरिड एंड फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अलूवियल सॉइल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, सबसे ज़्यादा सॉइल हमारे कंट्री में है, ठीक है। हमारे कंट्री का 43% हिस्से में अलूवियल सॉइल है। मैं आपको बड़े आराम से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। जो यहाँ पे येलो कलर मैंने लगा रखा है, ये है हमारा अलूवियल सॉइल। देखिएगा आप ध्यान से, लगभग जो नॉर्थ का प्लेन है पूरे में अलूवियल सॉइल है। और उधर से देखिएगा भाई साहब, जो अलूवियल सॉइल है अपना लगता है कि हाथ नीचे की तरफ डाला है, जैसे लगता है ना कि अगर आप इस मैप को देखिएगा और सॉइल को मानिएगा आदमी, तो अपना लेफ्ट हैंड निकाल के जैसे लेफ्ट पॉकेट में नीचे की तरफ, एकदम पैंट के नीचे पॉकेट है, उसमें वो चेक कर रहे हैं भैया क्या क्या चॉकलेट बचा हो। देखिएगा ईस्टर्न कोस्ट होते हुए उधर से उड़ीसा, विशाखापट्टनम करते हुए चेन्नई, ऐसे होते हुए एकदम नीचे तक एकदम आ चुके हैं। लगता है कि इनको रामेश्वरम में जाना है और इनको राम जी द्वारा जो बनाया गया एडम्स ब्रिज है, इनको देखना है ना। आ गए ना नीचे तक, ठीक है ना। श्रीलंका तक पहुंचे, पतला कॉरिडोर से वेस्टर्न कोस्ट में से आ जाते हैं ना, ठीक है। और उस तरफ भी देखिएगा जो इनका राइट हैंड है ना, हालांकि राइट हैंड इनका छोटा है भाई साहब का, राइट हैंड देखिए छोटा है, गुजरात तक ही अटक गए। वहाँ भी एकदम नैरो कॉरिडोर में गए। कहाँ पे गए? राजस्थान में गए, गुजरात में गए, नैरो कॉरिडोर बनाते हुए, ठीक है। और उधर पहुँचे हैं भाई साहब आसाम में, उधर आसाम वाला एरिया में उधर पहुँचे गए, ठीक है। अब समझ में आ गया ये। आप पढ़ लीजिए अलूवियल सॉइल का और प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता है अलूवियल सॉइल जो अपने कंट्री में बना है बेसिकली 3 मेजर रिवर सिस्टम की वजह से बना है। एक ऊपर हो गया इंडस, ठीक है, और उसके बाद हो गया गंगा, ब्रह्मपुत्र, और एक कुल मिला के जो रिवर सिस्टम है ना, वो अपने साथ डिपॉजिट जो करती है सॉइल के, उसके वजह से ही अलूवियल सॉइल बना। इसीलिए अलूवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं? क्या एक नाम है? डिपोजिशनल सॉइल, क्योंकि डिपॉजिट की गई है, ठीक है। और साउथ में देखिएगा और थोड़ा ईस्ट में भी देखिएगा तो क्या महानदी जो उड़ीसा में हो गया, उसके बाद गोदावरी जो आंध्र प्रदेश में हो गया, और जो कृष्णा कावेरी जो आती हैं, आने के बाद कर्नाटका वगैरह से क्रॉस करके फिर तमिलनाडु में आती है, फिर डेल्टा बनाते हुए गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये डेल्टिक रीजन में यहाँ पे अलूवियल सॉइल बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट अपना करती है कौन कौन? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ईस्टर्न कोस्ट के एरिया में, ठीक है। और नैरो कॉरिडोर से चला जाता है राजस्थान और गुजरात में भी, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही फर्टाइल है। शुगर केन, पैडी, वीट, सेरल, पल्स क्रॉप, जो हमको खाने पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना, सबके लिए आइडियल ये सॉइल है, ठीक है ना। इसमें पोटास की मात्रा बढ़िया से होती है, फॉस्फोरिक एसिड भी बढ़िया मात्रा होती है, ठीक है। ये फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिखिए तो हम देखना चाहते हैं। लाइम की भी मात्रा होती है, इसमें ह्यूमस भी है, ऑर्गेनिक मैटर भी है, ठीक है। बट अगर आप ड्रायर रीजन में जाके इस अलूवियल सॉइल को देखिएगा, खास करके जो नैरो कॉरिडोर से राजस्थान और गुजरात की तरफ देखिएगा, जहाँ रेनफॉल कम है, तो वहाँ पे जो सॉइल है ना, वो अल्कलीन नेचर की है, ठीक है। ये भी थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिए तो अल्कलीन अगर है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। हम देखते हैं, आप सब साइंस के स्टूडेंट लगते हैं, ठीक है। बट अल्कलीन नेचर का भी है, इसको आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करिएगा और प्रॉपर इरीगेशन कीजिएगा ना, तो ये तब बहुत ही फर्टिलिटी दिखलाएगी ये सॉइल, ठीक है। समझ में आ गया। अलूवियल सॉइल के बारे में अगर आप बात करिए, जो हाई रेनफॉल एरिया है ना, वहाँ पे एसिडिक नेचर का है। ड्राई रीजन में क्या है? अल्कलीन नेचर का, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। जहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन
प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश होने का रेट से ज़्यादा है ना, वहाँ पे अल्कलीन सॉइल है, मतलब ड्रायर रीजन में उनका पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, मोर देन 8.5। लीजिए मैंने बता दिया आपको, मोर देन 8.5। और इनको कैसे ट्रीट करना है, जिप्सम मिलाइए, सल्फर मिलाइए, एल्युमिनियम सल्फेट मिलाइए या पीट मिलाइए, तो इससे क्या होगा, सॉइल का जो पीएच है वो घट जाएगा और इनकी एल्कलिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, रेह, उसर, थूर, रकर, इनको ऐसे ऐसे नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे समझिएगा एलुवियल सॉइल के बारे में। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शन है। ठीक है, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर जैसे जैसे अगर आप रिवर वैली के तरफ चलते जाएंगे, इनलैंड, ठीक है, तो ये जो सॉइल पार्ट के लिए ना बड़ा बड़ा साइज का होता जाएगा, बिगर साइज में। और अगर आप अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली, यानी कि समझिए कि जहाँ पे जो नदियाँ हैं ना उतरती हैं मैदान में, उस जगह पे जाइएगा ना जहाँ पे यानी कि ब्रेक ऑफ स्लोप है, वहाँ पे जाइएगा तो सॉइल कैसा रहेंगी, कोर्सर रहेंगे, रुखड़ी रहेंगी। समझ में आ गया? इस तरह की जो कोर्स सॉइल है ना, पता आपको कॉमन कहाँ पे मिलेगा, पेडीमोंट प्लेन्स में। पेडीमोंट प्लेन्स आप देखिएगा, आपके बुक में लिखा हुआ है द्वार, चौस एंड तराई। इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। द्वार मतलब आपने सुना है द्वार, डोर, डोर, समझ गए ना? भोजपुरी में बोलते हैं, आसामी में बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं द्वार। ठीक है, तो कुल मिला के द्वार कहाँ पे मिलता है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना उसके नॉर्थ में, ब्रह्मपुत्रा रिवर के नॉर्थ में, यानी कि जो आपका जो सिक्किम का पार्ट हो गया, आसाम का पार्ट हो गया और वेस्ट बंगाल का भी जो ऊपर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जो तीस्ता रिवर है ना उसके पास वाला एरिया, उनको हम बोलते हैं द्वार। ठीक है, समझ में आ गया? जो इस एरिया में जो सॉइल होंगे, कौन सा सॉइल होगा, एलुवियल सॉइल होगा। ऑफ कोर्स एलुवियल सॉइल होगा, बट कोर्सर होगा। ठीक है, उसके बाद चौस, चौस पता किसको बोलते हैं, जो शिवालिक हिल्स है ना, शिवालिक जो श्रेणी हो गई, खास करके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रीजन में, इस रीजन में क्या होता है, जो सीजनल खास करके मॉनसूनी जो स्ट्रीम्स आएंगे ना, वो एक नैरो टाइप का ना, एक नैरो और बोलिए डिप गॉर्जेस टाइप का बना देती हैं, पानी का सोता टाइप का। ठीक है, और इस एरिया में आपको फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, फॉरेस्ट कवर नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस एरिया में आपको क्या मिलेगा, जो सॉइल होगा वो होगा कोर्सर। ठीक है, अब तराई रीजन, तराई बेल्ट आपको पता है कहाँ पे है, शिवालिक का जो नीचे वाला देखिए, जो हिमालय, जो मिडिल हिमालय है उसका नीचे वाला पोर्शन में देखिए, खास करके नॉर्दर्न बिहार में देखिए, जहाँ पर लीची का खूब बढ़िया पैदावार होता है। तराई कंकड़ेला कंकड़ेला रहेगा, पानी इनफैक्ट तराई से नीचे 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 फिर वापस वो दिखेगा आपको, थोड़ी दूर के बाद तराई रीजन में दिखेगा भी नहीं। समझ गए? तो ये जो पेडीमोंट प्लेन्स हैं, इसमें सॉइल कैसी होंगी, अलूवियल होंगी। ठीक है, कोर्सर होंगे। राइट, अब आगे समझिए एलुवियल सॉइल के बारे में। एज के बेसिस पे हम एलुवियल सॉइल को हम क्लासीफाई करते हैं। कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं समझिएगा। एक हो गया ओल्ड एलुवियल सॉइल, एक हो गया न्यू एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल का एक और नाम है, क्या नाम है, बांगर। ठीक है, और न्यू एलुवियल सॉइल का क्या नाम है, खादर। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कोई कन्फ्यूज़न आपको होता है क्या इसमें, न्यू एलुवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं, खादर किसको बोलते हैं, बांगर किसको बोलते हैं, ये डाउट होता है शायद। ठीक है, तो एक ध्यान रखिएगा, जो खादर वर्ड है आपको क्या खाद से मिलता हुआ नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है, खाद यानी कि फर्टिलाइजर। खाद किसको बोलते हैं हिंदी में, फर्टिलाइजर को बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कुल मिला के जो खादर हुई, जो खाद हुई, वो फर्टाइल ज़्यादा है। अब फर्टाइल कौन ज़्यादा होगी, आप ये सोचिएगा, हर साल अपने साथ रिवर अपने फ्लड के साथ, अपने वाटर के साथ बैंक तोड़ता हुआ जब आता है तो सॉइल डिपॉजिट करता है, हर साल नया सॉइल ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा, तो 100% उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। आप ये सोचिएगा, और जहाँ पे जो फ्लड वाटर है ना नहीं पहुँच पाता है, हर साल नया नहीं हो पाता है, वो क्या हो जाएगा, ओल्ड एलुवियल सॉइल, वो बेचारा हो जाएगा, बांगर हो जाएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होगी, हालांकि दोनों फर्टाइल है। ठीक है, समझ में आया? तो अब खादर और बांगर का अगर डिफरेंस मैं पूछूं तो आप आराम से बता पाएंगे। ओल्ड एलुवियल सॉइल यानी बांगर, जहाँ पे फ्लड वाटर हर एक साल नहीं पहुँच पाता है, ये सॉइल भी ह्यूमस में रिच होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा कंकर की मात्रा होती है, इसलिए थोड़ा ये
कम फर्टाइल होता है खादर की अपेक्षा, ठीक है। और जब कंकर रहेगा तो कोर्सर होगा, जैसे आपने पेडिमेंट सॉइल्स देखे, ठीक है, द्वार में, चौस में, तराई में, राइट, ओके। न्यू अलुवियल सॉइल फ्रेश डिपॉजिट है भाई, फ्रेश चीज़ है एकदम, फ्रेश सेब खाइए कितना मज़ा आता है ना। तो यानी कुल मिला के जो फ्रेश डिपॉजिट है, हर साल जहाँ पे डिपॉजिट कर रहा रिवर, उसको वहाँ पे तो फर्टिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उसकी फर्टिलिटी भांगर से ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। बहुत सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, शुगर केन, राइस, व्हीट, मेज, ऑयल सीड, राइट, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। बड़ा मज़ा आएगा आपको ब्लैक सॉइल सुन के, ठीक है। इस कैसे बना है ब्लैक सॉइल, इस वीडियो में आपको इतना मज़ा आएगा ना, बिलीव नहीं कीजिएगा। ब्लैक सॉइल का एक और नाम क्या है, याद कर लीजिए, रेगोर सॉइल, ठीक है ना। क्या, रेगोर सॉइल। और इसमें कॉटन की खेती ज़बरदस्त होती है, ठीक है ना, कपास की खेती ज़बरदस्त होती है, इसलिए हमें इसको एक और क्या नाम देते हैं, कॉटन सॉइल, ठीक है। ये जो ब्लैक सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। पेरेंट रॉक का तो सब में रोल है, ठीक है, ठीक है, बट इसमें ज़्यादा रोल है क्योंकि पेरेंट रॉक वहीं पे बना है। ये अलुवियल सॉइल की तरह तो है नहीं कि रिवर सिस्टम अपने साथ लेके आती है फिर डिपॉजिट करती है, डिपोजिशनल, ऐसे तो है नहीं, वहीं पे बने इन सीतु जगह पे, ठीक है। ये बेसिकली पाया जाता है कहाँ पे, डेक्कन ट्रैप। आप बड़े मस्ती से देखिए, मैप देखिए, आपको पता चलेगा डेक्कन ट्रैप। महाराष्ट्र में मेन इसका पोर्शन है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, थोड़ा गुजरात में भी पोर्शन है, ठीक है। बसाल्ट रॉक से बेसिकली बना हुआ। बसाल्ट रॉक पता है क्या होता है, एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक। इग्नस रॉक क्या है, बेसिकली जो लावा ओरिजिन का है, जो लावा से बनता है। लावा कहाँ से निकलता है, आपका ज्वालामुखी से निकलता है, वोल्केनिक ओरिजिन जिसका हो गया। वोल्केनो से क्या निकलता है, लावा, मैग्मा निकलता है ना, लावा गरम गरम एकदम, ठीक है। हम सब वीडियो में भी देखने वाले हैं। एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहरी वातावरण से जिसका फैक्टर्स जिस पे एक्ट करते हैं, बारिश हो रही है, टेम्परेचर है, ठीक है, ठंडी है, इस तरह का। जो इग्नस रॉक जो हुई एक्सट्रूसिव मतलब बाहर है, जिसका बाहरी वातावरण से जिसका रिश्ता ना आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक। एक और होती है इसका टाइप, क्या होता है, इंट्रूसिव, जिसका बाहरी वातावरण से जो कट ऑफ है, ठीक है। बसाल्ट रॉक हो गया, ठीक है। अब आगे समझिए, देख रहे हैं लावा, एकदम मोल्टन लावा निकल रहा है ना, देख रहे हैं, बाप रे। अगर इस एरिया में गिर जाए, मान लीजिए जो फोटो ले रहा होगा भाई साहब, गलती से अपने हेलीकॉप्टर से ले रहा होगा शायद, और गिर जाए यहाँ पे तो ख़त्म। वो तो याद भी नहीं रहेगा कि मैं हेलीकॉप्टर पे चढ़ा था, उसको सेकंड भी नहीं लगेगा, ख़त्म हो जाएगा, पहुँचने के पहले ही जल के राख हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम समझते हैं अपनी बात को। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, करीबन 225 मिलियन ईयर अगो की अगर बात हम करते हैं, बहुत पुराना। अगर आप जोड़िएगा रिश्ता नाता तो बता पाइएगा 225 मिलियन ईयर अगो, नहीं बता पाइएगा क्योंकि डायनासोर के पहले का भी एज है। डायनासोर भी इस समय नहीं था, ठीक है ना, उसके पहले की बात हम कर रहे हैं। बाबा नाना से तो काम नहीं चलेगा, बाबा का नाना का बाबा, ये सब नहीं चलेगा। स्क्वायर लगाइए, क्यूब लगाइए, ठीक है ना, पावर एन डालिएगा तब काम चलेगा। एन लिख दीजिए, एन इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी आदत है, ओके। तो उसमें पैंजिया था, क्या था, पैंजिया, यानी कि जो जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट जो थे ना, वो सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे। बड़ा अच्छा होगा उस समय, प्लेन का टिकट नहीं लगता होगा, है ना, सब पैदल ही साइकिल से निकल जाते होंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। खैर चलिए, उसमें आदमी ही नहीं था तो क्या जाते होंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते थे, पैंजिया। और ये आगे जाके पता क्या बन गया, पैंजिया क्या बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्लू कलर आपको इमेज में दिख रहा है ना, ब्लू कलर, यही ब्लू कलर है जो हमारा इंडिया था। कहाँ था देखिएगा आप, साउथ पोल के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है, क्योंकि सब एक जगह था। इसको चल के ऊपर आना, जहाँ पे हमारा एरो मार्क दिखला रहा है वहाँ पे चल के आना है, ठीक है, ठीक है। अब 200 मिलियन अगोर की बात करें, देखिए चल रहा पहुँच, ये देखिए पहुँच गया। इतना हम तो चला दिया सेकंड भर में, इसको भैया मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गया, कई 100 मिलियन ईयर्स लग गया, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे 200 मिलियन ईयर अगो की बात करेंगे तो क्या पीरियड को बोलते हैं हम, ट्राइजिक पीरियड, ठीक है। ये सब जानने की जरूरत आपको नहीं है, बट पैंजिया को उसमें हम क्या बोलने लगे, गोंडवाना लैंड, इसलिए हम बोलते हैं ना, पहले हम गोंडवाना लैंड में थे, तभी तो कभी कभी हमारा कुछ जो लोग हैं ना गुंडा गोल कर देते हैं, है ना, ठीक है। अब गोंडवाना लैंड से हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए हमारा गोंडवाना लैंड हो गया, ठीक है। अभी लग रहा है थोड़ा इंडिया जैसा लग रहा है ना, हल्का नीचे से देखिए, साउथ इंडिया के आसपास लग रहा है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, ठीक है। अब चलते हैं हम जुरासिक एज में, ठीक है, सबने मूवी देखी है। अब देखिए कहाँ निकल पड़ा, जो इंडिया वाला जो दिख रहा था वो चल दिया ऊपर की तरफ, निकल गया अपने रास्ते से। अभी भी इक्वेटर से दूर है भाई साहब, लगभग 150 मिलियन ईयर्स अगो हम पहुँच चुके हैं, ठीक है, अभी भी इक्वेटर से दूर है, ठीक है।
ये देखिए 65 मिलियन या रगों में कहाँ पे पहुंच गए, इक्वेटर के पास, ऊपर वाला एरिया है ना हमारा टच करने वाला इक्वेटर को, ठीक है। परंतु अब जुरासिक एज की जो बात कर रहे हैं, जो इक्वेटर से नीचे ही थे, वहाँ पे क्या होता है, देखिए भाई साहब को जाना है एकदम, एक प्लेट रहती है ना, कॉन्टिनेंट का प्लेट है, अपना अपना प्लेट ऐसे ऐसे अपना जा रहा है निकल के मज़े से, ठीक है ना। ये अल्फ्रेड बैगनर करके एक साइंटिस्ट ने बताया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे जाना है इनको। अब देखिएगा, इनको भाई साहब को जाना है, बट जाते जाते इनका लफड़ा क्या हुआ, जब अफ्रीका का जो भी एरिया है ना, अगर आप साउदर्न पार्ट एंड ईस्ट अफ्रीका अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको मेडागास्कर एक कंट्री मिलता है, मेडागास्कर मिलता है, आप सबको पता है ना। उसके बगल में एक आइलैंड है जो अभी फ्रांस के अंडर में है, रियूनियन आइलैंड जिसको बोलते हैं। उस रियूनियन आइलैंड में एक हॉट स्पॉट था, बड़ा बदमाश, एक वहाँ पे ज्वालामुखी फूटा हुआ था, ठीक है, उसमें गर्मा गर्म लावा निकल रहा था, ठीक है। अब देखिएगा हमारे भाई साहब, हमारा जो प्लेट है, हम इंडिया वाले मस्ती से झूम झूम के चल रहे थे जुरासिक एज में, ठीक है। हम पहुँच गए मैग्मा के पास, ठीक है। अब देखिएगा जिस तरह से हमने अभी अपने वीडियो में देखा, किस तरह से हमारा जो वेस्टर्न पोर्शन है वहाँ से क्रॉस कर रहा है, हमारा जो वेस्टर्न पोर्शन है, ठीक है। अब जैसे ही वेस्टर्न पोर्शन वहाँ से क्रॉस किया तो वेस्टर्न पोर्शन हमारा क्या बन गया, करिया बन गया, काला बन गया, ठीक है ना, आग के वजह से। तो जो मैग्मा था इसके ऊपर स्प्रेड हो गया, जैसे पेपर को अगर आप जलती मोमबत्ती के ऊपर से लेके जाइएगा तो पेपर के ऊपर वाला हिस्सा काला हो जाएगा ना, ठीक है ना, ठीक, इसी तरह से काला पड़ गया क्योंकि मैग्मा इस पर डिपॉजिट हो गया। और मैंने बताया था क्या था, एक्सट्रूसिव था, एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक। फिर क्लाइमेट, बारिश और अलग अलग प्रकृति की घटनाओं की वजह से फिर वो धीरे 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 सॉइल का रूप ले लिया। एग्जैक्टली यही है डेक्कन ट्रैप में ब्लैक सॉइल। आ गया आप सबको समझ में, कितना बढ़िया से मैंने आपको बताया। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका 10th स्टैंडर्ड को ना यूँ मज़े से चुटकियों में निकाल दूंगा, ठीक है, मेरा वादा रहा, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ है, मैंने आपको बता दिया, महाराष्ट्र में है, सौराष्ट्र किस एरिया को बोलते हैं, कठियावाड़ गुजरात में, ठीक है ना, जहाँ पे मैंने मार्किंग करके आपको दिखला दिया, ठीक है। मालवा कौन सा एरिया है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड साउथ ईस्ट राजस्थान, ठीक है, ये हो गया मालवा का पठार बोलते हैं ना, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पे काली मिट्टी है, फिर मध्य प्रदेश में काली मिट्टी है, फिर आपको छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी है, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो गोदावरी या कृष्णा रिवर जो आ रही है ना, वो भी अपने साथ साथ थोड़ी काली मिट्टी कैरी करके लाए। और एक तरह से देखिएगा ना, एक्सटेंडेड है काली मिट्टी के एरिया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। याद रहेगा ना, दोनों मार्किंग आपको मैंने करके दिखा दिया ना किस तरह से एक्सटेंड होकर आ रहा है। ओके, अब आपको मैंने बता दिया कि ब्लैक सॉइल है, दे आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। देखिएगा आपका एलुवियल सॉइल में क्या था, प्रोपोर्शन था, क्या क्या बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 3 चीज़ का था, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक तो सैंड था, एक क्ले था, एक और क्या था, लिखिए तो थोड़ा, ठीक है। ये क्या है, ये 3 चीज़ का नहीं, इसमें क्ले मटेरियल ज़्यादा है, ठीक है, एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, ठीक है। तो क्ले के जैसा दिखता है, तो इसमें क्ले के जैसा है, इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की बड़ी क्षमता होती है, पानी बहुत बढ़िया से होल्ड करता है। बट समर सीजन में, ड्राई सीजन में, इसमें भी ना हॉट वेदर में क्या बड़े बड़े क्रैक बन जाएंगे। देख रहे हैं आप इमेज में कितने बड़े बड़े क्रैक हैं, है ना। ओके, बट बिग क्रैक से क्या होता है ना, इस सॉइल के एरेशन हो जाता है बड़े मज़े से, क्योंकि उसमें आपका ऑक्सीजन जा रहा है नीचे, मतलब हवा जा रही है, ठीक है, और पानी भी मज़े से नीचे जा रहा है, तो पूरा सॉइल का एरेशन हो जाता है। आपने देखा था ना इस वीडियो में कि किस तरह से डस्ट होने की वजह से एरेशन नहीं हो रहा था सॉइल का, ठीक है, वाटर भी इनफैक्ट रन ऑफ की तरह निकल जा रहा था, ठीक है। बट इस सॉइल का एक बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे ही बारिश हुई, प्री मानसून पीरियड में जैसे पहली बारिश हुई, उसी समय आपको इमीडिएटली इसको ना पलटी कर देना है, मतलब कि पलट देना है, तो बाद में आपको मुश्किल कर देगा। जब बेट हो जाएगा ना, स्लिपरी हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, तो फिर आप जोत नहीं पाएंगे इसको, ठीक है, ठीक है। रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट, जैसे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट खूब है, मैग्नीशियम खूब है, पोटास खूब है, लाइम खूब है। बट आपका जो एक एलुवियल सॉइल में जो चीज़ था, क्या था, फॉस्फोरिक कंटेंट, वो इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे फॉस्फोरिक कंटेंट वाली खाद की ज़रूरत पड़ेगी, राइट फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट, अब एक बड़ा, दोनों मैप को देखिए तो थोड़ा, काली मिट्टी का मैप को देखिए तो आपने देख लिया कहाँ कहाँ पे ब्लैक सॉइल था। और अभी हम शुरू कर चुके हैं क्या, रेड एंड येलो सॉइल।
अब देखिएगा रेड एंड येलो सॉइल है कहाँ पे, काली मिट्टी को आप उधर डालिए तो देखिएगा रेड एंड येलो सॉइल काली मिट्टी का साउथ में, काली मिट्टी का ईस्ट में ज़्यादा है, ठीक है। वेस्ट में है थोड़ा सा पतला पट्टी है ना, महाराष्ट्र गोवा वाला एरिया में थोड़ा सा ही पट्टी है, ठीक है। साउथ में ज़्यादा है, ईस्ट में ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आ गया। और नॉर्थ ईस्ट में तो है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब चलिए हम रेड एंड येलो सॉइल पर, नाम दो कलर का है, बड़ा कन्फ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा, रेड भी है येलो भी है। अब काहे है हम आपको सिखला देंगे, ठीक है, क्यों है। पहले तो आप जगह तो देख ही लिए, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, लो रेनफॉल एरिया, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के भी पार्ट में है, छत्तीसगढ़ के पार्ट में भी है, छत्तीसगढ़ में भी इसका ज़्यादा हिस्सा है, ठीक है। और मिडिल गंगा प्लेन का बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप एरो के मदद से देखिए, मिडिल गंगा प्लेन जो है ना साउदर्न पार्ट में है उसका रेड एंड येलो सॉइल, ध्यान रखिएगा, यानी कि गंगा के नीचे, ठीक है। ऊपर तो एलुवियल सॉइल दबा के है, ठीक है। उसके बाद पेडिमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, आपको पतला जो लाइन था ना गोवा महाराष्ट्र इस वाले एरिया में, वहाँ भी पतली लाइन के रूप में वेस्टर्न घाट का जो पेडिमेंट जोन है, पहाड़ी वाला जो जोन है ना, वहाँ पे भी सॉइल रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का तो बाउंड्री की तरह है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस सॉइल का पहले समझते हैं, दो कलर भाई का है, एक तो रेड कलर है। रेड कलर क्यों है, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन हुआ है, लोहा, आपने रस्ट देखा है, रस्ट कैसा होता है, लोहा के जब ऑक्सीडेशन हो जाता है कैसा हो जाता है, वो हो जाता है ना लाल कलर का, ठीक है। वही सेम चीज़ हुआ है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन किस में हो गया है, मेटामॉर्फिक इग्नस रॉक में, मेटामॉर्फिक इग्नस रॉक में, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा बेसिकली क्या है, Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड है। और जब एक बार जब भींग जाता है ना, पानी से जब भींग जाता है तो पता है क्या बनता है, इसमें जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, इसमें भीगने के बाद क्या हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अभी क्या है फेरिक ऑक्साइड, जब भींग गया तो क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। जब भींगा हुआ नहीं है तो लिखे आपको नजर आएगा रेड, और जब भींग गया, जब हाइड्रेटेड हो गया तो क्या हो जाएगा, बेट हो जाने के बाद क्या दिखेगा आपको, येलो। इसलिए इसका दो नाम है, रेड एंड येलो कलर, ठीक है। ये अगर आप देख के चलिए कि तो इंडियन सॉइल सिस्टम में सेकंड नंबर इसका है भाई साहब का, ठीक है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल सिस्टम इन इंडिया, अलुवियल सॉइल के बाद। अलुवियल सॉइल लगभग 43%, सेकंड नंबर में है भाई साहब हमारा रेड एंड येलो सॉइल। थर्ड नंबर में आते हैं ब्लैक सॉइल, याद रहेगा ना मस्ती से, ओके। इस पे सूटेबल है कैस्यू प्लांटेशन के लिए, शुगर केन, टोबैको, पोटैटो, व्हीट, लोअर प्लेन में, ठीक है। और जहाँ पे सूखा है, थोड़ा पानी कम है, अरीड एरिया है, वहाँ पे मेनली बाजरा का खेती होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल आपको कहाँ पे मिलेगा, मेनली केरला में, एक बेल्ट की तरह, लंबी बेल्ट की तरह मिलेगी, ठीक है। केरला में, कर्नाटका में मिलेगा, नियर वेस्ट कोस्ट, ठीक है। छोटा छोटा एरिया तो इसका आपको उड़ीसा में भी मिलेगा, छोटा छोटा एरिया आपको कहाँ मिलेगा, मिजोरम में मिलेगा। अब आप पूछेंगे मिजोरम में कहाँ मिल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सबका एक रिश्ता नाता किससे जुड़ा हुआ, बारिश से, हैवी रेनफॉल से। और एक और रिश्ता नाता जुड़ा हुआ, यहाँ पे जो सीजन होता है दो तरह का होता है अल्टरनेटिवली। कौन कौन सा, एक हो गया ड्राई, एक हो गया वेट, ठीक है। तो इन्हीं एरिया में मिलता है। उड़ीसा स्मॉल पोर्शन इन वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र में थोड़ा सा है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में थोड़ा थोड़ा पैचेज के रूप में है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशली मेघालय में मिलता है। मेघालय में जहाँ चेरापूंजी है ना, वहाँ पे खूब बारिश होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब एक बात समझिएगा कि लैटेराइट का मतलब क्या होता है। लैटेराइट वर्ड का मतलब होता है लैटर, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ये कुल मिला के एक तरह से रॉक है। आपने देखा है ऐसा रॉक कट कर करके साउथ इंडिया में ऐसे जिससे घर भी बनाते हैं, ठीक है ना। आपने साउथ इंडिया में आएंगे तो आप टेम्पल भी देखेंगे तो इसी से बना हुआ मिलेगा आपको, खुरदरा खुरदरा बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो जो लैटेराइट सॉइल है, जहाँ पे अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन है, ठीक है, हॉट क्लाइमेट एंड हैवी रेन, इससे क्या होता है ना कि जो सॉइल में जो डिजॉल्व मटेरियल हो सकता है कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। और जब कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, जो भी मटेरियल डिजॉल्व हो सकता है ज़्यादा बारिश के कारण क्या डिजॉल्व हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लीचिंग। तो कुल मिला के लैटेराइट सॉइल बनता है लीचिंग के वजह से, इंटेंस लीचिंग के वजह से, ज़्यादा बारिश होने के कारण लीचिंग हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। दिस सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक नेचर के होते हैं, जनरली प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए डेफिशिएंट हैं।
इनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल में मेनली हम यूज करते हैं। समझ में आ गया। परंतु आप ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इस सॉइल को हम बहुत बढ़िया से हमने यूज किया है कंजर्वेटिव टेक्निक लगा के, और इसको हम यूज करते हैं ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला वाले एरिया में ना काजू का बड़ा बढ़िया इस पर हम क्रॉप करते हैं, काजू की खेती करते हैं। ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद ये जो इसका जो पोजीशन रहता है ना, भारी बारिश होती है उस एरिया में। ठीक है। और ऐसा पोजीशन होने के कारण स्लोप टाइप का आपको नजर आएगा। इसके वजह से सॉइल इरोजन बड़ा ज़्यादा होता है लैटराइट सॉइल के एरिया में। ठीक है। ओके, अब हम समझते हैं अरिड सॉइल। अरिड सॉइल कहाँ पे मेनली मिलता है? राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में। छोटा सा पार्ट इसका गुजरात में भी मिलता है। भाई वही वाला एरिया है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जनरली सैंडी होता है। इसका भी दो तरह का कलर दिखेगा आपको, कहीं रेड दिखेगा, कहीं आपको ब्राउन दिखेगा। ठीक है। राजस्थान के कई एक हिस्सों में तो ऐसा है कि इससे नमक भी बनाई जाती है। जो सांबर लेक का एरिया है ना, वहाँ पे इससे नमक भी बनती है। ठीक है। सलाइन नेचर है सांबर लेक, आपको मैंने बता दिया। ड्यू टू हाई टेम्परेचर इसमें ह्यूमस नहीं है, मॉइस्चर भी नहीं है। ठीक है। इसका लोअर हॉरिजॉन में कंकड़ आ गया है। कंकड़ आने की वजह से कैल्शियम कंटेंट बैठ गया एकदम भर भर के, तो अब यहाँ पे अब वहाँ पे पानी घुस ही नहीं पाएगा, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, पानी घुसी परकोलेट नहीं हो पाएगा, तो वाटर टेबल चार्ज होगा नहीं। हालांकि जब प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी लगाइएगा ना, तो ये सॉइल को भी आप कल्टिवेबल बना सकते हैं, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में हुआ है ड्यू टू इंदिरा गांधी कैनल। राइट फ्रेंड्स। ओके, अब आते हैं फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है। ये सॉइल आपको ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? हिली एरियाज में, जहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट है। ठीक है। लोमी या सिल्टी होते हैं। ठीक है। ठीक है। सिल्टी मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा भूरभूरा। लोमी मतलब दानेदार। ठीक है, समझ गए। तो जो अपर कोर्सेस में होती है, एक कोर्स होंगे। ठीक है। ओके। और जो स्नो कवर्ड एरिया हिमालय का, वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़बरदस्त रूप से होता है ड्यू टू स्नो एंड इट्स मूवमेंट। ठीक है। जो सॉइल का जो लेयर भी है वो काफ़ी थिन हो जाता है, और ह्यूमस भी बहुत कम होगा। राइट। अब आते हैं एक समस्या की तरफ। समस्या है हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बड़े आराम से समझेंगे। ठीक है। क्या होता है? डिनूडेशन, आप वर्ड समझते हैं? आपने कभी ऐसा देखा जो इमेज में दिख रहा है? मिट्टी का धीरे धीरे कटाव होता है, मिट्टी ढीली हो जाती है, सॉइल ढीली हो जाती है बारिश होने की वजह से। और वही जो ढीली हुई जो मिट्टी हुई ना, घुल जाती है। घुलने के बाद वो फिर से एक सोता के साथ ना निकल जाएगी, वॉश डाउन हो जाएगी। इसी को हम बेसिकली बोलते हैं सॉइल इरोजन। यानी कि जो सॉइल कवर का जो डिनूडेशन हो जाता है, उसके बाद सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। टाइप ऑफ सॉइल इरोजन समझिएगा। दिख रहा है, लग रहा है कि क्रिकेट का मैदान बना हुआ है ना? क्रिकेट का मैदान बजाओ। क्रिकेट में एक टर्म याद है, गली में कौन फील्डिंग करता है अपने यहाँ? गली में हम क्रिकेट खेलते हैं ना। ठीक है। तो गली जैसा बन गया है ना, ये गली लग रहा है कि शंकरा गली है। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है। और ये देख रहे हैं इस इमेज में, क्या आपको दिख रहा है? सीट के रूप में जो सॉइल का जो परत है ना, सीट के रूप में निकल रहा है, सीट के। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? सीट इरोजन। ठीक है। अब यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है इंस्टाग्राम का रील हमने बनाया नहीं, इसलिए इस इरोजन को क्या बोलते हो? ऐसे लाइन ऐसे कटाव होकर ढेर सारा, जैसे लगेगा कि ना ये हमारे शरीर का नर्व है। ठीक है। इस तरह का बनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रील इरोजन। बट स्पेलिंग थोड़ा अलग है भैया, वो इंस्टाग्राम वाला रील का स्पेलिंग नहीं है, RILL है। ठीक है। और जो गली इरोजन तो इतना खतरनाक होता है कि अगर आप जाइएगा चंबल का घाटी में, चंबल वैली में, तो वहाँ पे देखिएगा ऐसा आपको नज़ारा मिलेगा। ऐसा लगेगा कि उस तरफ डाकू बैठा हुआ है। ठीक है। चंबल के डकैत बैठे हुए। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरह बैड लैंड है, कल्टीवेशन नहीं हो पाता। इसको क्या बोलते हैं वहाँ पे? लोकल क्या बोलते हैं? रेवाइंस बोलते हैं। ठीक है। समझ में आ गया। टाइप ऑफ सॉइल इरोजन आपने पढ़ लिया। सॉइल इरोजन के नेचुरल फैक्टर क्या क्या हो सकता है? रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया। अब आप पूछेंगे सॉइल बनने का भी तो आपने यही बताया था। कुल मिला के आप करेक्ट हैं, दोनों का एक ही फैक्टर है। सॉइल बनने का और सॉइल इरोजन का, दोनों का एक ही फैक्टर है। तो कुल मिला के हमारा जो नेचर है ना, बैलेंस बना के रखता है। कहीं पे मिट्टी काटता है, कहीं पे मिट्टी डिपॉजिट करता है। समझ गए? बट बैलेंस बिगड़ता कब है? हम लोगों की वजह से। बैलेंस कैसे बिगड़ता है? हम लोगों की वजह से। जब हम काटने लगते हैं, जंगल डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम अपने मवेशियों को छोड़ देते हैं और ओवर ग्रेजिंग करवा देते हैं,
जो चारागाह का जो लैंड है ना, उसको बना देते हैं क्या, पास्चर लैंड को क्या बना देते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, रोड बना देते हैं, हाईवे बना देते हैं, ठीक है। और फिर उनके बाद जगह बचेगा नहीं तो ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा। माइनिंग एक्टिविटीज़ आप कंट्रोल तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में कितना सॉइल का इरोजन होता है। तो यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी है ना जो बैलेंस को बिगाड़ देता है, नहीं तो नेचर तो बैलेंस में है ना। ओके, अब समझिएगा, अगर आप गलत तरीके से आप खेत जोत रहे हैं, देखिएगा भाई साहब का स्लोप किधर है, स्लोप का मैंने एरो बनाया हुआ है, और क्या कर रहे हैं, स्लोप के अगेंस्ट में ही ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आएंगे यही लाइन में। कुल मिला के जब बारिश होगी तो क्या होगा, ऑलरेडी जो मिट्टी को उन्होंने अप डाउन किया है तो चैनल तो बन गया, पानी उस चैनल में भरेगा, पूरा उनका मिट्टी को बहा के लेके चला जाए। तो गलत तरीका है कि नहीं। इनको कैसे प्लॉ करना चाहिए था, इनको प्लॉ करना चाहिए था काउंटर प्लोइंग, मतलब कि जिधर से स्लोप है ना उधर से नहीं, उसके परपेंडिकुलर इनको करनी चाहिए थी प्लॉइंग। इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर प्लॉइंग, मतलब हैविंग इक्वल हाइट्स, काउंटर लाइन उसी को बोलते हैं ना। तो इससे क्या है ना, वाटर फ्लो का डी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, फ्लो रुकेगी और फिर सॉइल इरोजन आपका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, टेरेस फार्मिंग, ठीक है ना। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, टेरेस बना देते हैं स्लोप्स को काट काट के, ठीक है ना, स्टेप्स बना देते हैं। हिमालयन रीजन में, सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालय रीजन में इस तरह के करते हैं, और खूब बढ़िया चाय का बागवानी करते हैं, ठीक है ना। टेरेस फार्मिंग बड़ा सुंदर दृश्य है, बट इसको बनाने में ना भाई साहब बिलीव नहीं कीजिए कितना मेहनत है, कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा, ठीक है। इसीलिए आप बता सकते हैं ना कि उन बेल्ट्स में आपने देखा था जो नेट सोन एरिया का परसेंटेज बहुत कम है, प्लेन्स नहीं है भैया, बहुत मेहनत है, ठीक है। और देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम लार्ज फील्ड को हम क्या करेंगे, स्ट्रिप के रूप में बांट देंगे, और फिर कुछ जो ग्रास का स्ट्रिप था उसको हम छोड़ देंगे, बड़ा हो भाई, बड़ा हो, बड़ा हो, बड़ा होगा तो क्या होगा, जो विंड फोर्स है ना, क्योंकि विंड भी एक फैक्टर है सॉइल इरोजन का, वो विंड को थोड़ा, विंड के वेलोसिटी को घटाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह का ग्रास का स्ट्रिप्स को हम बड़ा होने के लिए अलाउ करते हैं, ग्रास का स्ट्रिप्स बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। ये हमारे सॉइल इरोजन को बचाएगा, ठीक है। राजस्थान इस सब का एरिया में आप देखिएगा जो सैंड ड्यून है, तो धीरे धीरे इनफैक्ट बोलते हैं डेजर्ट बढ़ रहा है, तो बट अगर शेल्टर बेल्ट बनाएंगे, आपको मैंने इस वीडियो में बताया था कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, शेल्टर बेल्ट ऐसे बनाएंगे, एक बेल्ट टाइप का बनाएंगे, वहाँ पे हम प्लांट लगा देंगे, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, जो विंड का वेलोसिटी घटेगा तो आपका डेजर्ट वगैरह बढ़ेगा नहीं, सैंड ड्यून आपको बढ़ेगा नहीं, स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट। ओके, तो मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन आपने पढ़ लिया, क्या क्या है, काउंटर प्लोइंग करेंगे, टेरेस फार्मिंग करेंगे, शेल्टर बेल्ट बनाएंगे, ठीक है, और ग्रास स्ट्रिप लगाएंगे। तो आई होप फ्रेंड आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। मैंने बड़े आसान तरीके से, बड़े सुंदर तरीके से, आप बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है, और आप प्लीज़ ना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किए हो कर लीजिएगा। मुझे आशा है अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने ही भाई लोग हैं उनको भी बता दीजिए, बोला भाई एक लड़का मेहनत कर रहा है, और उनको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, हम सब शेयर करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। चाहिए तो उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ लेंगे, इसके बदले में सब्सक्राइब करने के बदले में क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, है ना। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।